बचपन से ही आपने आईएएस बनने का सोचा था या ये फिर बाद में आकर के आपके मन में आया? हाँ नहीं, मेरा 11th-12th से ही जो एक मन लग गया था कि मुझे अब सिविल सर्विसेज में जाना है। चूंकि 4 बार आप असफल रहे हैं अपनी इस परीक्षा में, तो इस असफलता को आपने कैसे स्वीकार किया और उसको कैसे हैंडल किया आपने? वो कहते हैं ओखल में जब सिर दे लिया तो मूसल से नहीं डरना है आपको। तैयार रहिए भाई, असफलताएं आएंगी, फेल होंगे, डिमोटिवेशन होगा, रोज रोना धोना होगा। वो एक अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं कि लाखों इसके तारे छूटे, लाखों इसके प्यारे छूटे, पर कब इन तारों के जाने से अंबर शोर मचाता है। देखिए, अंबर के तारे टूटते रहते हैं, आपकी असफलताएं आती रहेंगी, आपके संग बुरे फेज भी आते रहेंगे। बुरा फेज किसकी लाइफ में नहीं आता है। मेन बात यह कि आज आप असफल हुए, कल आपने हिम्मत रखी, नहीं मैं दोबारा पढ़ूं। यूपीएससी की तैयारी कब से करें? 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन कब से एक बच्चे का माइंडसेट हो जाना चाहिए? आपके हिसाब से कौन से ऐसे ऑप्शनल है जो ज्यादा स्कोरिंग है? मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। सबसे ज्यादा ऑप्शनल जो है वो पीएसआईआर लिया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी लिया जाता है। अक्सर देखा गया है कि लोग सीसैट को काफी हल्के में लेते हैं और बाद में जाकर के वो एक काफी पेन पॉइंट भी साबित होता है, तो इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, यूपीएससी में सीसेट अब बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। तो लोगों को बड़ी फैंटेसी होती है कि यार इंटरव्यू होता है वहाँ पे, तो उसके बाद का क्या सीन होता है? मैं टाइम पर यही सोच रहा था, मैं अपने अंदर बस एक बात लेके गया कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। भगवान को सौंप के मैं एंट्री करी मैंने। मैं पहुंचा, मेरा पहला प्रश्न जो कि यूपीएससी में माना जाता है अनएक्सपेक्टेड होते हैं, मुझसे पूछा कि दाल खाते हो? अगर आप जवाब देंगे तो काउंटर आएगा। मैंने जैसे तैसे करके बात संभाली तो उन्होंने ये बोल दिया कि सांभर में कौन सी दाल होती है। मुझसे कहते कि आप राजराज चोल हैं, आप बृहदेश्वर मंदिर में जाते हैं, अब क्या देखते हैं? सामने वाला ब्लैंक हो जाए कि यार मुझसे ये कैसे क्या पूछ लिया। एक मेरा बड़ा कॉमन सा सवाल है यहाँ पे जो कि हर कोई पूछता है, ज्यादा पावर किसके पास है, आईएएस और आईपीएस? मैं इसको ओपनली कह सकता हूँ, आईएएस की पावर है, बहुत बेहतर होती है। वो कहते हैं ना, आपके इरादों में अगर जान होती है, मजबूती होती है, तो आपका कोई गांव, कोई शहर, कोई आर्थिक तंगी छोटा नहीं होता और आपके सपने जरूर पूरे होते हैं। आप एक दिन उनको जरूर मुकम्मल करते हैं। ऐसे ही हमारे साथ में मध्य प्रदेश के एक चंदेरी के छोटे से गांव के एक शख्स हैं जिन्होंने अपने हिम्मत के आगे सारी चीजों को विफल कर दिया, सारी बाधाओं को पार कर दिया और सफलता उन्होंने प्राप्त की। हिंदू कॉलेज से हिस्ट्री में ऑनर्स किया, इग्नू से एमए किया, कांस्टेबल से लेकर के पटवारी तक, पीएससी से लेकर के सीएपीएफ तक हर परीक्षा दी और हर जगह पर उनको नाकामयाबी मिली। 4 बार यूपीएससी का पेपर दिया जिसमें वो असफल रहे और फिर आता है उनका 5वां अटेम्प्ट, जिसमें यहाँ पर यूपीएससी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 413 ला करके विवेक यादव इतिहास रचते हैं और पद भी उनको आईएएस का मिलता है। तो स्वागत है विवेक आपका। थैंक यू सो मच सर, और मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और ताकि मैं उन लोगों के लिए अपनी बात पहुंचा सकूं जो कभी भी किसी भी रीजन से असफल हो जाते हैं, या फिर उनके लिए जिनको लगने लगता है कि नहीं अब हमसे नहीं हो पाएगा। उसी टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि अगर व्यक्ति करता है तो वो आज नहीं तो कल उसको सफल होना ही है। और इसका उदाहरण खुद मैंने सामने लिया है और सामने दिया भी है कि मैं जिनसे सीखता था कि मुझे कुछ बनना है, आज मैं उनके लिए स्वयं प्रेरणादायक स्रोत हूँ। और यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 413 और हिंदी माध्यम से ऐसा करना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मतलब आज के समय हिंदी माध्यम वालों का सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल है एक तरीके से। अगर आप रेशो की बात करें, ठीक है, इंग्लिश वर्सेस हिंदी में, उसमें भी रैंक लेकर के आना और आईएएस बनना अपने आप में एक बहुत गौरवान्वित करता है यहाँ पर। तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि आपने मेहनत तो की किस्मत का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर रहा होगा। ठीक है, देखिए, आप सही कह रहे हैं, आपकी मेहनत तो किस्मत का एक पैरेलल लाइन होती है। आपको अपनी मेहनत वाली लाइन नहीं रोकनी है। आप जाएंगे, जब हमारे मैथ्स में होता है कि क्रॉस करती हैं रेखाएं, प्रतिच्छेदी होती हैं, तो वो दोनों जरूर प्रतिच्छेद करेंगी, मेहनत और किस्मत। बट ये कि किसी को रोकना नहीं है, लगे रहेंगे, डेफिनेटली आप सिलेक्शन प्राप्त करेंगे। तो ये बताइए, बचपन से ही आप पढ़ाई में इतने होनहार छात्र थे या फिर आगे चल करके आपने काफी मेहनत की? हाँ बिल्कुल, मैं बचपन से ही अपना टॉपर रहा हूँ अपने यहाँ का। और एक वो रहता भी है कि अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो आपको घर वाले कहते हैं कि भाई तुझे आईएएस आईपीएस बनना है। पर जब आप बचपन से बहुत अच्छे होते हैं और आपको जब इन एग्जाम्स में असफलता मिलती है, ये एक बहुत बेकार रेशियो बन जाता है आपको। क्योंकि एक तो आपने लोगों को अपेक्षाएं दी हैं कि आप कर सकते हैं, और समय अनुकूल नहीं हो, कुछ आपकी भी कमियां हो, इन कारण शायद आप रह जाते हैं। बट इसी टाइम पर आपको आपकी परजीवरेंस होती है, वो आपको याद आती है। आपने वो जो सपने देखे होते हैं, सपने बुने होते हैं, वो याद आते हैं, तो वो आपको बनाए रखते हैं, जो कि मैं बना रहा।
तो बचपन से ही आपने आईएएस बनने का सोचा था या ये फिर बाद में आकर के आपके मन में आया ये? हाँ नहीं, मेरा 11th-12th से ही जो एक मन लग गया था कि मुझे अब सिविल सर्विसेज में जाना है हम्म। और आईएएस आईपीएस मेरी जो थी कि हाँ मुझे बनना ही है और छोड़ना नहीं है, तो उस जिद ने मुझे बनाए रखा। बट आईएएस आईपीएस ही क्यों? और भी तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं और भी काफ़ी सारी नौकरी हैं जिसके माध्यम से देश सेवा की जा सकती है, सपनों को भी पूरा किया जा सकता है, लेकिन एक यही पद क्यों? देखिए, सारे पद अच्छे हैं, मैं कभी किसी नौकरी को या कभी किसी पद को छोटा नहीं माना, पर एक चीज होती है कि डाइवर्सिफिकेशन। आप आईएएस आईपीएस बन के समाज के उस तबके को भी सुधार सकते हैं जहां से आप स्वयं आए हुए होते हैं। एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का होना, एक ऐसे परिवार से होना जहां पर इस तरह तक पद तक पहुंचना सिर्फ मेरे ही सौभाग्य में आया, तो ऐसा कुछ बन के उन लोगों के लिए मुझे काम करना था जो कहीं ना कहीं समाज में मुख्य धारा से पीछे रह गए हों। और एक विकल्प जो सिविल सेवा आपको दिलाती है, अन्य विकल्पों में ऐसा करना मुश्किल हो जाता है। हालांकि मैं सभी का यही कहूंगा कि जो भी पद हो सारे सम्माननीय हैं, परंतु सिविल सेवा आपको एक बेहतर विकल्प दे देती है। लेकिन कौन से ऐसा विकल्प है, मतलब जो ऐसा है कि सिविल सर्वेंट ही कर सकता है या फिर कोई और पदाधिकारी नहीं कर सकता, कोई आम जनता नहीं कर सकता? क्योंकि सेवा का भाव हो तो हर काम किया जा सकता है, चाहे वो राजनीति से हो या फिर वो नौकरी से हो। लेकिन ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लगा कि नहीं, इस पद पर रह करके मैं ये बहुत बेहतर कर सकता हूँ जो शायद मैं कहीं और पर ना कर पाऊँ? देखिए, यहाँ पर आपको एक पॉलिसी मेकिंग का काम मिलता है। आज मैं महिलाओं के लिए कुछ ऐसी स्कीम्स बना सकता हूँ, अपनी बालिकाओं के लिए जो अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहती हैं, जिनको शिक्षा तक उनकी जो वंचना आज तक रही है। इसके अलावा अगर मैं पुलिस क्षेत्र में जाता हूँ तो वहाँ पर भी एक जो होता है ना न्याय की परिकल्पना, आज जस्टिस मिलना मुश्किल हो चुका है। आप किसी भी पृष्ठभूमि में देख लीजिए, जो लेट लतीफ़ी होती है किसी भी ऑफिस की या कोई सी भी चीज़ की, प्रशासन की जनता से बहुत दूरी हो चुकी है। और प्रशासन और जनता को जोड़ने के लिए सिविल सेवक ही एक एकमात्र माध्यम है जो दोनों को जोड़ सकता है। इसलिए मैंने ये माध्यम चुना कि मैं एक बार उस जगह पर पहुंच के देखूं जहां से मैं बहुत से लोगों का एक साथ भला कर सकूं, और ये माध्यम मुझे सिविल सेवा के अलावा और अन्य चीज़ों से मुश्किल लगता था। क्या ऐसे कारण रहे यहाँ पे जहाँ प्रशासन और जनता के बीच में दूरी आई है? अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें यहाँ पर, तो क्या सरकार की वजह से वो दूरी रही है या वो प्रशासन की वजह से रही है वहाँ पे, या वो लोगों के कारण रहे हैं जिसके कारण ये फैक्टर बढ़ता चला गया, गैप जो है बढ़ता चला गया? देखिए, मैं कहूँगा तीनों का ही मिला जुला रोल रहा। हुँ। सरकार कई बार उनके अपने भी जो पहलू होते हैं, चूंकि वह राजनीति भी संभालनी होती है, उनको प्रशासन भी देखना होता है, उन्हें बहुत सारी उनकी चीज़ें होती हैं, तो कई बार जो कार्य करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं, मैं कहूं कि नौकरशाही का भी आज शिकार होते हैं। जो एक अंग्रेजी माइंडसेट था बाबू वाला, हुँ, हुँ। आज उससे दूर होना अभी तो मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल है, अभी लोग दूर नहीं हो पाए हैं। एक तीसरा रीजन हमारा भी है, हम खुद उतने अवेयर नहीं है। हुँ, आज आरटीआई एक्ट है, सबको पता है, हुँ, पर कितने लोग यूज करते हैं उसको? तो तीनों ही रीजन है कि आज प्रशासन और जनता के बीच दूरी बनी हुई है। और मुझे लगता है जब तक तीनों मिलकर कुछ नहीं करेंगे, एकता में ही शक्ति है, अगर सब मिलकर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो मूलभूत सुविधाएं हैं लोगों तक, वो बहुत आसानी से पहुंच सकती हैं और कुछ बड़ा भी हो सकता है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चूँकि आपने कहा आरटीआई के बारे में कि आरटीआई एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को यूज़ करनी चाहिए, जी। बट बहुत सारे लोग उससे अवेयर ही नहीं हैं। जी। जैसे अगर मैं बात करूँ, एक कॉलेज का विद्यार्थी है, उसको आरटीआई के बारे में कौन बताएगा? ना तो वो उसके सिलेबस में है, ना उसके बारे में उसके टीचर्स उसको बताते हैं, ना उसके लिए कोई कैंपेन चलता है। तो चलिए उसके बारे में ना चर्चा करके हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से क्या हम बच्चों को बता सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं आरटीआई क्या है और एक आम जनता उसको किस तरीके से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है? देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक ऐसा अधिकार सामने आया कि जिसके माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसको मैं बहुत लोकल चीज़ों में आपको बताऊंगा। जैसे आपके यहाँ सड़क, एक बहुत ग्रामीण क्षेत्र में बात रहती है कि सड़क बनी है, कैसी बनी, हुँ, तो उस सड़क के लिए कितना आवंटन हुआ, हुँ, उस जितना आवंटन हुआ उसमें से कितना खर्च हुआ, और किस व्यक्ति को आवंटन मिला, उसने कहाँ और कैसे खर्च किया, इन सब की जानकारी आप एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। आज ऑनलाइन आरटीआई भी अवेलेबल है। आप केवल एक, आपको 10 रुपए का एक छोटा सा चार्ज लगाकर आप भेज सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा के हैं तो आपसे वो भी नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। और मैं आरटीआई की तरह मैं कहूँगा, हर कानून, सारे कानून बेहतर होते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, कोई सा भी कानून देख लीजिए, किसी से भी संबंधित हो, पर क्या उसका अनुपालन सुनिश्चित हो रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम जागरूक रहेंगे तो मुझे लगता है ये अनुपालन बहुत बेटर तरीके से हो पाएगा।
इसके लिए सरकार भी काफ़ी काम कर रही है लोगों को जागरूक करने को लेकर के, चाहे कोई भी स्कीम आती है। लेकिन खैर जो सक्सेस रेशियो होता है वो कोई भी गवर्नमेंट हो, कहीं पर भी बात हो, वो थोड़ा जा करके ग्राउंड लेवल पर वो कम हो जाता है। जी। यहाँ आप लोगों की थोड़ी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं कि लोगों को उसके बारे में अवेयर करना, और मुझे लगता है इस पद पर आप बहुत ज़्यादा जो आपने सोचा है अपने मन में उसको पूरा ज़रूर करेंगे। डेफिनेटली। एक चीज़ सवाल है मेरा, चूँकि 4 बार आप असफल रहे हैं अपनी इस परीक्षा में, जी। ठीक है? तो इस असफलता को आपने कैसे स्वीकार किया और उसको कैसे हैंडल किया आपने? देखिए, असफलता को पहली बात तो स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज़ है। हुँ, हम कभी असफलता को स्वीकार नहीं करना चाहते। हम कमियाँ देखते हैं कि यार इस रीज़न से मैं फेल हो गया, उस रीज़न से मैं फेल हो गया, एक्स, वाई, ज़ेड ये सारी चीज़ें रहती हैं। हुँ, हुँ, बट मुझे लगता है कि अगर आपको असफलता को सुधार करना है तो पहले तो उसको स्वीकार करना होगा। अपनी कमियों पे काम करना होगा। और एक टैगलाइन जो मैं हमेशा करता था कि शिकायत मत करो, ज़्यादा ज़ोर लगाओ। तो अगर आप जिस दिन अपनी शिकायतें करना बंद कर देंगे, तो उस दिन आप असफलता से भी पार पा लेंगे। और मेरे अपनी असफलताओं की बात करूँ तो मेरे लिए तो एक अंदर से एक मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन था कि नहीं, मुझे अपना ये काम करना है, मैं कैसे भी करके ये काम करूँगा, और जिस दिन मैं अपना काम कर लूँगा, उस दिन मुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे अंदर चीज़ थी और वो चीज़ आई भी जब बहुत मौका आया। शानदार, बहुत बढ़िया। एक मेरा सवाल है यहाँ पर पढ़ाई से संबंधित आपके, कि यूपीएससी की तैयारी कब से करें? 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, कब से एक बच्चे का माइंडसेट हो जाना चाहिए? देखिए, मैं ऑनेस्टली इस बारे में बताऊँगा क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ कि 10th 12th से ही ये बातें आने लगती हैं, आईएएस आईपीएस की तैयारी करनी है। हुँ, मैं बताता हूँ, जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है ना, उनके नाम में आप देखिए यूनिवर्स छिपा हुआ है। हुँ, ये बताता है एक्सप्लोरेशन के बारे में। आप कॉलेज आएँ तो आप अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करें, ना कि ये कि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, यूपीएससी या किसी भी चीज़ में लगें। आपको जो कॉलेज की चीज़ें सिखाएँगी, वो यूपीएससी में क्या हर जगह काम में आएँगी। मैं हिंदू कॉलेज से पढ़ा, उस कॉलेज से रिलेटेड यूपीएससी इंटरव्यू में या फिर कहीं भी जाके हर जगह सवाल होते थे। आप जितना कुछ इंटरव्यू के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए आपको पर्सनैलिटी टेस्ट आपको फेस करना है, हुँ, और हुँ। पर्सनैलिटी आप एक दिन में नहीं बनाएँगे। रातों रात आपकी पर्सनैलिटी नहीं बनेगी। आप स्कूल से, कॉलेजेस से जो सीखेंगे, तब से आपकी पर्सनैलिटी बनेगी। तो मेरा ये सलाह है कि कॉलेज के टाइम आप कॉलेज पढ़िए। आप 2 चीज़ों की हैबिट डालिए बस, एनसीईआरटी पढ़ने की और द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ने की। अगर आपकी ये हैबिट कॉलेज के टाइम में लग गई, तो मैं कहूँगा 50% सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी एंड करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स का सबसे बेस्ट सोर्स होता है न्यूज़पेपर। ये आपको प्रीलिम्स में, मेंस में, इंटरव्यू में हर जगह काम में आने वाला है। तो जैसा कि आपने कहा कि कॉलेज वालों को, तो मैं यही सलाह दूंगा, आप अपने सेकंड थर्ड ईयर से शुरू हो जाइए। थोड़ा सा हैबिट डालिए एनसीईआरटी पढ़ने की, थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो वो एक इनिशियल स्टेप्स हो सकता है, बाकी आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। जर्नी बहुत लंबी होती है। लगता है कि कॉलेज से शुरू कर दें, बहुत जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेंगे, पर चीज़ें दूर से सुहावनी लगती हैं। जब आप वास्तविकता में आएंगे तो देखेंगे कि चीज़ें हैं देखिए थोड़ी। 12th तक तो कहीं पर कोई प्रेशर नहीं होता, साइंस और आर्ट्स बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, जी। लेकिन ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। जैसे कि अगर हम आप ही की बात करें तो आपने जो ग्रेजुएशन की है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, हिंदू कॉलेज से, जी। वो हिस्ट्री ऑनर्स है। जी। और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, यहाँ पे यूपीएससी में आपका ऑप्शनल भी हिस्ट्री ही रहा है। जी। ठीक है, तो हिस्ट्री में आपने ऑनर्स भी किया, हिस्ट्री आपने ऑप्शनल लिया, जी। तो इसने काफ़ी मदद की। लेकिन बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको शुरू में ये जानकारी नहीं मिल पाती, उनके माइंड में ये तो है यूपीएससी की तैयारी करनी है, पता चला केमिस्ट्री ऑनर्स कर लिया, ऑप्शनल वो ज्योग्राफी ले रहे हैं, ये बाद में जाकर के इंटरव्यू में भी बाधा करता है। तो उनके लिए भी क्या सलाह है, और जो बच्चे अभी 12वीं में हैं उनको ऑप्शनल क्या लेकर के चलना चाहिए, उनके लिए आपकी क्या सलाह है, वो मैं जानना चाहूँ। देखिए, मैं इनमें 2 तरह की सलाह दूँगा आपको। पहला तो जो ऑलरेडी किसी ना किसी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर चुके। हुँ, देखिए, मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ, आईआईटीएन जो होते हैं 25% सिलेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग, और जो लगभग 50% ही बोल सकता हूँ मैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल बैकग्राउंड से हो रहा है, और वो जाके ऑप्शनल पीएसआईआर और एंथ्रो ले रहे हैं। मैं यूपीएससी की रिपोर्ट्स के ही आंकड़े दे रहा हूँ आपको। आप इस चीज़ से बेफ़िक्र रहें कि आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया हो, वो आपको बाधा बनेगा। बिल्कुल नहीं बनने वाला, क्योंकि जो ऑप्शनल रहेगा वो आप उसको आराम से 3-4 महीने में कहीं से भी तैयार कर सकते हैं, इतनी बाधा नहीं आएगी आपको। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि कंसिस्टेंट एफर्ट रहे, कि जैसे आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें करी, तो आप पहले से सोच सकते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में एक ही प्रश्न उठता है कि जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, तो भाई आप पीएसआईआर क्यों ले रहे हैं? हुँ, तो हुँ, आपको या तो सिचुएशन हैंडल करना सीखिए, हुँ, हुँ, कि आप बता सकते हैं कि नहीं, मेरा इसमें इंटरेस्ट था, पहले ऑनेस्ट रहिए, नहीं पता था कि ऐसा भी होता है, हुँ, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बाकी इस चीज़ की समस्या मत लीजिए। ना तो कोई विषय आपको प्रॉब्लम देगा, ना कोई मीडियम। आप आराम से जो भी विषय अभी कर रहे हैं उसमें कंटिन्यू रखिए,
और बट जिस टाइम आपको मौका मिले ऑप्शनल लेने का, उस ऑप्शनल को चूज करते टाइम ये जरूर देख लेना कि आप उसके साथ जस्टिस कर सकते हैं या नहीं। लेकिन सही ऑप्शनल कैसे चयन करें, सबसे बड़ा सवाल वही है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सवाल है। इसमें भी दो तरह की बात आती है कि देखिए, आप अगर साइंस की सब्जेक्ट लेंगे, हाँ, मैथ्स फिजिक्स, आप डेफिनेटली 300 क्रॉस करते हैं, हम्म। 300 मार्क्स कर लेंगे। जो आर्ट्स की सब्जेक्ट है इनमें 250 क्रॉस करना, 250 क्रॉस करना मुश्किल होता है। पर इसमें भी इंडिविजुअलिटी है। मैथ्स से 300 क्रॉस होते हैं पर सबके नहीं, एक या दो या चार लोगों के। और वहीं आर्ट्स से आपके 260-70 आ सकते हैं, मेरे 270 मार्क्स आए। तो ये चीज क्या बताती है? इट्स ऑल अबाउट रैंडमनेस। कोई भी ऑप्शनल आपको अंदर कर भी सकता है, जैसे मुझे हिस्ट्री ने अंदर कर दिया। अगर 250 नंबर रह जाते मैं शायद नहीं कर पाता उतना बेटर। और कई बार जो मैथ्स वाले लोग होते हैं उन्हें 336 मार्क्स भी मिलते हैं। तो ये चीज क्या बताती है? कुछ भी पॉसिबल है। आपको क्या करना चाहिए उसके लिए? मैं ये कहूंगा कि आपका जो ग्रेजुएशन का चीज हो उसको लीजिए, नहीं तो जो ऑप्शनल ज्यादा मार्क्स दे रहे हो उनको लीजिए। तीसरा एक की आपके भले ही, हिसाब से कौन से ऐसे ऑप्शनल है जो ज्यादा स्कोरिंग है? मैं एक चीज और बोल दूं सर उसके पहले, कि भले ही ज्यादा मार्क्स दे रहे हो पर आपका इंटरेस्ट नहीं हो। हाँ, देखिए, मैं आंकड़ों के साथ बात करूंगा। सबसे ज्यादा ऑप्शनल जो है वो PSIR लिया जाता है और एंथ्रोपोलॉजी लिया जाता है। ये फैक्ट है। किस तरह के विषय हैं ये दोनों बहुत बेटर है। जैसे राजनीति, ये भी आपको अच्छे खासे मार्क्स देता है, और अपना एंथ्रोपोलॉजी भी अच्छा देता है, सोशियोलॉजी भी अच्छे देता है। आप किसी की तरफ बायस नहीं हो सकते। हाँ, हिंदी मीडियम के लिए मैं बता सकता हूँ, हिंदी साहित्य और इतिहास, ये दो ऑप्शनल है जिसमें 90% लोग सिलेक्ट होते हैं। हालांकि इसके भी एक्सेप्शन मिलेंगे कि हिंदी मीडियम से होकर मैथ्स से लेके किसी ने टॉप कर दिया, तो या फिर हिंदी मीडियम से है और कोई एग्रीकल्चर लेके कोई आगे बढ़ गया। देखिए, ये तो आपको रैंडमनेस रहेगी। आप इतना करिए कि आप सिलेबस देखिए, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, आप देखिए कि आप किस में स्कोर कर सकते हैं। ये आपकी जर्नी में ऑप्शनल बहुत रोल निभाने वाला है। इसके साथ आपको जस्टिस करना पड़ेगा। एक चीज और है कि जब आप हिंदी माध्यम चूज करते हैं जी तो आपकी अपनी बोली, अपनी भाषा, अपना लिखना, अपना शैली, आपको सब उसी के चाल में ढलना पड़ता है। जी मतलब कई बार मैंने देखा है कि लोग भावना में चल के, या फिर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, वो हिंदी ले तो लेते हैं, लेकिन आए दिन की वो छोटी छोटी गलतियां, वो बातों में निकलना, वो कहीं ना कहीं गलत हो रहा होता है। ठीक है, तो उसको कैसे सुधारे वहाँ पे? सर, इसके एक तो बेनिफिट और एक इसका जो नुकसान है वो बताऊंगा मैं। जैसे अभी आपने एक ही बात कही, इसका बेनिफिट और एक उसका नुकसान। हाँ, ऐसी छोटी छोटी गलतियां मारती हैं कि कुछ हम इंग्लिश में कह देते हैं, वही कुछ हम हिंदी में कह देते हैं, और ये इंटरव्यूअर पकड़ रहा होता है उस बात को लेकर बिल्कुल के। बिल्कुल। तो इससे कैसे हम वहां पर बचे रहे हमेशा? देखिए सर, इसका जो पहले बेनिफिट मैं आपको बताऊं, अगर आप हिंदी मीडियम लेते हैं, देखिए जो इंग्लिश मीडियम लेते हैं ना, हम उसमें माइंड में पहले ट्रांसलेट करते हैं, क्योंकि हम जिस पृष्ठभूमि से होते हैं और 90% लोग हिंदी में ही सोचते हैं। आपके विचार इंग्लिश में नहीं बन सकते। आप सोचेंगे हिंदी में ही, अंदर अंदर आपने इतना पढ़ लिखे होते हैं कि आपको वहीं ट्रांसलेट हो जाते हैं और आप उन्हें छाप देते हैं। इसका ये हिंदी का ये फायदा होगा कि आपने हिंदी में ही सोचा और हिंदी में ही लिख दिया। और यही रीजन है कि हिंदी मीडियम वालों को ऐसे में बहुत मार्क्स मिलते हैं। आप कहीं भी तुलना करके देख लेंगे इंग्लिश मीडियम वालों से। हिंदी मीडियम वालों को एथिक्स में, जो कि मोरलिटी पे डिपेंड है, वहां बहुत एथिक्स में, बहुत GS4 में मार्क्स मिलते हैं। क्या रीजन है? कि वो चीज जो मन में है वो डायरेक्ट सामने आ जाती है। परंतु बात आती है GS के सब्जेक्ट्स की। हिंदी मीडियम वाला अपना पेपर पूरा नहीं कर पाता है। मुझे अपने पेपर पूरा करने में 20वां क्वेश्चन जब आता था तो सांसें फूलने लगती थी। तो हिंदी मीडियम से हो गया, क्योंकि आपको इंग्लिश में आपको कलम सीधे चलाना है, हिंदी में आपको फिर आप लिखेंगे एक साथ, उसमें लाइन खींचेंगे, फिर छोड़ेंगे, मात्रा देंगे, सारी चीजें करेंगे, तो वो सब चीजें करेंगे, तो वो आपकी टाइम टेकिंग तो है। पर वही है कि आपको किस में बेटर लगता है। मेरे साथ वाले जो दोस्त थे, कई सारे लोग इंग्लिश मीडियम स्विच कर गए, उनमें से कई का सिलेक्शन हो गया और कई रह गए। तो अब इंग्लिश मीडियम स्विच करने से ये भी नहीं है कि सिलेक्शन हो ही जाएगा। और हिंदी मीडियम में मैं था तो मेरे कई सारे दोस्तों का हो गया और कई सारे रह गए। तो ये चीज क्या बताती है कि माध्यम आपको ये डिसाइड नहीं करेगा। बट स्टिल मैं ये कहूंगा कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर आप मीडियम चेंज करके जो 1 साल मेहनत करेंगे इंग्लिश सीखने के लिए, उसकी जगह अपने GS के सब्जेक्ट पे और ऑप्शनल पे जो अगर थोड़ी कमांड बना लेंगे, तो UPSC ने दिखाया है कि वो कोई भेदभाव नहीं करती है। मुझे मेंस में 770 मार्क्स दिए, ऑप्शनल में जब 270 मार्क्स दिए हैं उन्होंने, तो ये चीज प्रूफ करती है। और यही चीज इंटरव्यू में मेरे 180 मार्क्स आए इंटरव्यू में। बहुत अच्छे मार्क्स माने जाते हैं UPSC की दुनिया में 180। तो वो हिंदी मीडियम से लिए मैंने, और मैंने हिंदी में ही पूरा बोला। जब सर उसमें एक मीडियम के बारे में प्रश्न आया कि आप हिंदू कॉलेज से पढ़े हैं, वो तो हिंदी मीडियम होता ही नहीं है। मैंने कहा मैम बिल्कुल ठीक है। वहां पर पढ़ाई, मैंने कहा वो भी इंग्लिश मीडियम में होती है। फिर आप कैसे रहे? तो मैंने कहा मैम मैंने थोड़ी सी मेहनत करी, रिसोर्स ढूंढे, बुक्स ढूंढी, और जो परीक्षा हो रही थी मैंने उत्तर हिंदी में ही लिखे, और मैंने अच्छी खासी CGPA भी मिली मुझे।
तो ये चीज़ बताती है कि आपको माध्यम बाधा कभी नहीं आएगी। नहीं आएगी। बिल्कुल आप बेफिक्र रहें इससे। बात कहनी ज़रूरी है, भाषा कोई भी हो चलेगा, बिल्कुल, समझानी ज़रूरी है। ठीक है, भारत भी तो यही सिखाता है यहाँ पर कि अगर आप हर 20 किलोमीटर पे जाएंगे तो भाषा बदलती है, लोग बदलते हैं, बोली बदलती है, बिल्कुल, लेकिन वहीं अखंडता में एकता भारत की विशेषता। बिल्कुल। एक मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो एक एस्पिरेंट को ये यूपीएससी की तैयारी करने के पहले ध्यान में रखनी चाहिए? देखिए, पहला तो मैं कहूँगा बैकग्राउंड आपका। हुँ, कई बार इस चकाचौंध और मायाजाल में हम अपने बैकग्राउंड को भूल के सिर्फ लगे रहते हैं तैयारी करने। हुँ, थोड़ी सी ये डिमोटिवेटिंग बात हो सकती है, पर मैं फैक्ट या फिर मैं एक ऑथेंटिसिटी पे बात करूंगा। हुँ, आपको हमेशा प्लान भी तैयार रखना चाहिए यूपीएससी की तैयारी में। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप 1-2 साल बढ़िया जम के तैयारी कीजिए। एक होता है ना, घोड़ा जब अपनी आंखों के सामने ऐसा बंद कर लेता है, सिर्फ सीधे देखता है। हुँ, आपको वैसे देखना है अपनी यूपीएससी की तैयारी में, कुछ नहीं सोचना है ज़्यादा। पर अगर इनिशियल अटेम्प्ट्स में आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो आपको साथ में बैकअप प्लान रख के तैयारी करनी है, एक चीज़। दूसरा, आपको तैयार रहना है बिल्कुल परजीवरेंस के लिए, मेहनत के लिए। वो कहते हैं ओखल में जब सिर दे लिया तो मूसल से नहीं डरना है आपको। तैयार रहिए भाई, असफलताएं आएंगी, फेल होंगे, हुँ, डिमोटिवेशन होगा, रोज रोना धोना होगा। हुँ, पर उस रोने के बाद अगले 2 मिनट बाद क्या आप खड़े हो सकते हैं कि नहीं मैं फिर से पढ़ूंगा? ये जलवा आपके अंदर होना चाहिए, ये ताकत अंदर होनी चाहिए, तो डेफिनेटली आइए। एक और अगर इम्पोर्टेंट मैं बात करूं यूपीएससी के लिए, तो आप ये कहते हैं ना, ये एक रास्ता सही होना चाहिए आपके हुँ, पास। स्पीड तो जैसे अपने बताते हैं टाइम एंड स्पीड करते हैं, स्पीड तो बहुत है। हुँ, पर जब दिल्ली जाना है और साउथ में मुंबई जा रहे हैं, हुँ, तो आप उस डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचना चाह रहे थे। हुँ, स्पीड से ज़्यादा मायने रखेगी आपकी चीज़ें जो आप जिस तरीके से पढ़ रहे हैं। क्या आपने एनसीईआरटी के जो बॉक्स बने रहते हैं जो छोटे छोटे रूप में, क्या आपने उनको कभी पढ़ा? क्या आपने उत्तर लिखे रोज रोज कम से कम छः यहाँ सात खेल रफ्तार का नहीं, बारीकियों का है। बिल्कुल, एक्यूरेसी का है आपका। जितनी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से आप चीज़ें करेंगे, क्या आपने मॉक टेस्ट लगाए, क्या आपने आंसर्स लिखे, क्या आपने मॉक इंटरव्यूज दिए, और क्या आपने अपने व्यक्तित्व को सुधारा? अगर आप आज अपने व्यक्तित्व को नहीं सुधारेंगे तो आप किसी ना किसी स्टेज में बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, और ये चीज़ें लड़का हो लड़की हो, कोई सी भी पृष्ठभूमि हो, कोई भी व्यक्ति हो, सब पे अप्लाई होंगे। किसी का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होता है तो भी उसको 4-4 5-5 अटेम्प्ट लग जाते हैं। आईआईटी दिल्ली से लेकर हर जो भी बड़े बड़े बैकग्राउंड होते हैं, वो उन्हें भी मैंने साथ में देखा है स्ट्रगल करते हुए। हुँ, हुँ, ये कोई एकमात्र सूत्र नहीं रहेगा कि आप ये फलाने हैं तो आप कर लेंगे। नहीं, आपको तो अपनी मेहनत पे दम रखना है। मेहनत पर दम रखेंगे तो आप कहीं से भी सिलेक्शन ले जाएंगे, और नहीं रखेंगे तो आप परेशान रहेंगे। कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी आपके हिसाब से क्या बेहतर है एक एस्पिरेंट के लिए? मैं प्रेफर करता हूँ सेल्फ स्टडी को। हुँ, हुँ, पर सेल्फ स्टडी को अभी मैंने कहा डायरेक्शन चाहिए। अब डायरेक्शन दो तरीके से मिल सकती है। आज यूट्यूब पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आज जो कोचिंग्स भी हैं उनको दोनों तरह से वो काम कर रही हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन। तो मैंने चूंकि कोचिंग कहीं नहीं करी थी, हुँ, पर मैंने मेंस के और इंटरव्यू के टाइम जरूर मैंने गाइडेंस लिया। तो वहां पर थोड़ा सा आपको जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि देखिए आपको उत्तर लिखने हैं और आपको उत्तर चेक कराने हैं। अब आप सही लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये आप इतने ऑनेस्ट तो नहीं हो सकते कि आप खुद अपने आप को जज कर लेंगे। आकलन कर पाएँ आप। वही, आपको आकलन करने के लिए कोई मेंटर चाहिए। हुँ, तो मुझे लगता है कि तब लेना चाहिए। इस चीज़ में आपको वो रिजिड नहीं बनना है कि नहीं मैं तो करूंगा ही नहीं, बिना कोचिंग के निकाल के बताऊंगा, या फिर ये कि नहीं बिना कोचिंग के तो हो ही नहीं पाएगा, मैं कैसे करूंगा। ये चीज़ आपको एक संतुलन बनाना है। हुँ। आपको लग रहा है तो आप कीजिए, कोई समस्या नहीं है, और नहीं लग रहा है तो सेल्फ स्टडी पे पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि अंततः कोचिंग के बाद सेल्फ स्टडी ही करना है। बिल्कुल। लेकिन जब बात कोचिंग की आती है वहाँ पर तो एक सही शिक्षक और सही संस्थान का चयन कैसे करें? एक विद्यार्थी है जिसने 4 लोगों से 4 अलग-अलग बातें सुनी हैं और लगभग आज के समय मैं मानता हूँ कि हर इंस्टीट्यूट बेहतर है, हर शिक्षक बेहतर है, हर किसी के पास से सिलेक्शन होता है। लेकिन क्या विद्यार्थी को भीड़ देख कर के जाना चाहिए या क्या देख कर के जाना चाहिए? सही चयन कैसे करे वो? देखिए, गुरु वही है। एक ही गुरु ने अर्जुन भी बनाया, एक ही गुरु ने एकलव्य भी बनाया, और एक ही गुरु ने कर्ण भी बनाया। सारे जो संस्थान हैं वह अपनी तरफ से तो बेस्ट दे ही रहे हैं करवाने के लिए कोचिंग। हालांकि एक चीज़ मैं तो कहूँगा कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में कि यूपीएससी की फीस बहुत हाई होती है। आप अपना बैकग्राउंड देखिए, क्या आप 2 लाख रुपए भर पाएंगे? अगर अंदर से जवाब आता है हाँ, और आपकी क्षमता है कि मैं आज भर रहा हूँ, कल को मैं अपनी मेहनत से वसूल कर लूँगा सिलेक्शन लेके,
तब तो आप ठीक है, आप देख सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखिए, मैं कहूँगा ऑनलाइन रिसोर्सेज इतने अवेलेबल हैं। आज आप यूट्यूब पर एक बार सर्च करिए कि आपको जैसे कोई मानसून का चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, आपने डाल दिया मानसून, आपको इतनी वीडियोस दिख जाएंगी कि कोचिंग्स पीछे रह जाएंगी। तो मैं तो कहूँगा सेल्फ स्टडी पे, चैट जीपीटी पे और एआई पे, इन सब पे भरोसा करिए, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ये आपको यूपीएससी का वो उत्तर बना के देंगी जो आपको अलग अलग किताबों में नहीं मिल पाएगा। तो उस चीज़ पर ज़्यादा भरोसा रखिए। और बाकी हाँ, मेंस वगैरह के टाइम ठीक है, आप देख सकते हैं, पर वो भी थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट आप ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ देने से कितना मिल रहा है, कि आप ऐसी क्लास में बैठे हैं जहाँ पर आपको कोई मतलब ही नहीं है, तो उससे बचिए, उसकी जगह अपने आप पे काम करिए, अपने ऊपर में काम करिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। अक्सर देखा गया है कि लोग सीसैट को काफ़ी हल्के में लेते हैं और बाद में जाकर के वो एक काफ़ी पेन पॉइंट भी साबित होता है, तो इस पर आपकी क्या विचार है? देखिए यूपीएससी में सीसेट अब बहुत चैलेंजिंग हो चुका है। स्पेशली हिंदी माध्यम में जो लोग होते हैं, वह प्रीलिम्स के पास ना करने का एक बहुत बड़ा रीज़न अब सीसेट हो चुका है। लाना आपको 66 नंबर है। ग्रामीण क्षेत्र में आप कहीं स्कूल में बताएंगे, कॉलेज में बताएंगे कि नहीं 200 में से सिर्फ 66 नंबर चाहिए, और आपके वो भी नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा। बट जैसा पेपर ने नेचर चेंज किया है, क्योंकि वो सबसे बड़ी संस्था है, और वो जिस हिसाब से अपना पेपर सेट कर रही है, तो आपको एक्सक्यूज नहीं देना है कि आप कैसे करें। आपको मैथ्स पर अब कमांड बनानी पड़ेगी, आपको रीजनिंग पे कमांड बनानी पड़ेगी। तो वो सीसेट का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। रोज सीसैट के लिए आप कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए, मैं सीसेट के लिए पढ़ता था अपने प्रीलिम्स के ही टाइम। प्रीलिम्स के जब 2-3 महीने बचते थे, तब मैं सीसेट के पीवाईक्यूज देखना, सीसेट के जो मैथ्स के जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे हमारा मेन हुआ नंबर सिस्टम, जिससे 10 से 12 सवाल आराम से आ जाते हैं। रीजनिंग में वो कोडिंग डिकोडिंग वगैरह हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, ये जो कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स हैं मैथ्स और रीजनिंग के, वो आ जाते थे। तो मैं उन्हें बस यही करता था कि दिन के 1-2 घंटे मैं उसको देख लूँ। और पीवाईक्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ा मैंने, सारे 8 से 10 साल की पीवाईक्यू करे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे मेरे लिए। सीसैट स्पेशली अगर हम 2023 की बात करें तो वहाँ पर एक अलग ही रुख मुड़ गया और अनएक्सपेक्टेड था। लोगों को कभी लगा नहीं था कि मैथ्स का पेपर कभी ऐसा आ सकता है, जी। और उस समय लोगों का बहुत बुरा हाल था कि हमारा तो होगा नहीं। मैंने कई ऐसे लोगों के देखे कि जो मेंस तक जा चुके हैं पहले, वो 2023 की सीसैट में ही क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं, सिर्फ वो मैथ्स के पेपर की वजह से। तो कहीं ना कहीं आप जब पेपर दे रहे होंगे, आपके मन में भी वो डर होगा कि ऑलरेडी इतना बढ़िया क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, वो कहीं हमारे साथ ना हो जाए। तो उसको आपने कैसे प्रिपेयर किया? मैथ्स आपने कैसे कवर किया? क्या सोर्सेस थे आपके? ठीक है, किन बातों को आपने ध्यान में रखा? देखिए, 2023 के सीसेट को मैं सबसे बड़ा डिजास्ट्रस कहूँगा। हम्म। जितने भी टीचर्स थे यूपीएससी के फील्ड में, सबने सीधे यही कहा था कि मंगल ग्रह से आया है सीसेट, यहाँ का तो नहीं लग रहा है। और मैं अपनी बात शेयर करूं तो मैंने भी वही सीसेट फेल किया था। मेरे जीएस में 100 नंबर थे उस टाइम पे, पर मेरे सीसेट में 64 नंबर रह गए थे, 64 मार्क्स थे। 2 नंबर से मैंने उसी सीसेट को गवाया था, तो मैं उस सीसेट का दुख समझ सकता हूँ। बट हाँ, तैयारी उसके बाद अच्छे से करी, या फेल कर चुके होते हैं आप। तो वही सर, आपकी वीडियो आई एक यूट्यूब पर उसी टाइम, उस पर थंबनेल में लिखा हुआ था हलवा सॉल्यूशन ऑफ 2023 सीसेट। तो मैंने पहले तो मुझे लगा कि ठीक है, ये क्लिक बेट के लिए बना दी होगी, कोई नहीं, इस पर व्यूज तो आ रहे हैं तो देखते हैं थोड़ा सा। तो वही आपकी वीडियो मैंने देखी, उसके सॉल्यूशन मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ काफी बेहतर थे। और वो सॉल्यूशन ऐसे थे जो कि एसएससी टाइप सॉल्यूशन होते हैं, कि हाँ 30 सेकंड के अंदर आप कैसे सॉल्यूशन मतलब कर सकते हैं कैसे भी करके। हम यूपीएससी वालों के लिए थोड़े चैलेंजिंग उस टाइम पे लग रहे थे, क्योंकि हमने तो वही अपना बड़ी बड़ी ट्रिक्स अपनाते थे, वही नॉर्मल जो स्कूल वाला पैटर्न था उसी से करते थे। हाँ, उस वाले के सीसेट को मैंने आपका देखा, और वो वीडियो फिर मैंने आपके पुराने जो भी डले हुए थे वो सीसेट के रिलेटेड देखे, वो मुझे हेल्पफुल हुए। क्योंकि वहां पर ये था कि ऑप्शन से आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि अब यूपीएससी में 2 घंटे आपको मिलने हैं, पर उस 2 घंटे में आपके पास 30 पैसेजेस होते हैं, आपको कॉम्प्रिहेंशंस करने होते हैं जो आपको 1 घंटा खा जाते हैं। तो अब आपके पास बचे 1 घंटे में आपको मैथ्स के मिनिमम 12-13 सवाल और रीजनिंग के मिनिमम 10 सवाल आपको करने पड़े। तो उस चीज़ से मुझे हेल्प हुई, और वो एक क्लिक बेट काम कर गया। उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट देखी वो वाली अपनी सीसेट वाली, और जो वो थंबनेल देखा वो एक्चुअली मुझे काम कर गया। और 2023 का जो मैंने सॉल्यूशन किया वो 2024 में मुझे काम में आया। तो वो चीज़ एक बेटर हुई, एटलीस्ट सीसेट जो सफलता में बाधा बन रहा था
वो उससे छुटकारा मिला। असल में मैंने ये देखा है कि जो यूपीएससी का गणित होता है, चाहे वो टीचर्स के पढ़ाने का अंदाज है या जो बच्चे के नोट्स मैंने कई बार देखे हैं वहाँ पर, तो वो वाले सॉल्यूशन नहीं होते जो जनरली हम एसएससी में पढ़ाते हैं, क्योंकि यूपीएससी इज़ ऑल अबाउट द सब्जेक्टिव और हमारे में सारा खेल ऑब्जेक्टिव का है। बस कॉमन ये है कि आपका सीसेट भी ऑब्जेक्टिव है तो वो काम कर जाता है, लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव होता तो ये फंडामेंटल्स भी काम नहीं करते हैं। जी। तो जब हमने क्वेश्चंस वहाँ पर देखे तो हमने कहा कि यार ये तो सवाल ऐसे हैं जिनको बहुत कम समय में किया जा सकता है, क्योंकि कमीशन एक ही है यूपीएससी, जो सीडीएस भी कंडक्ट करवाती है, सीएपीएफ भी करवाती है और यूपीएससी भी करवाती है, और लगभग जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस का सेम होता है। फ़र्क इतना है कि कभी वो सवाल यूपीएससी में नहीं है। ठीक है, तो मैं गणित के हिसाब से जो बच्चों को सलाह दूंगा, जो कई बार मेरे पास पूछते भी हैं कि सर सीसेट के लिए गणित की तैयारी कैसे करें, देखिए उसमें आपके 2-3 टॉपिक्स ऐसे हैं, जैसे नंबर सिस्टम, बिल्कुल। बहुत कोर सब्जेक्ट है आपका, उसके ऊपर में आपको एक अच्छी पकड़ बना करके चलनी है। उसके लिए मैंने काफ़ी सारे ऑलरेडी यूट्यूब पर पढ़ा रखा है, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा, अगर आप तैयारी करके जाना चाहते हैं तो आप सीडीएस के पिछले 3 से 4 सालों के क्वेश्चंस को ज़रूर लगाइए, एडवांस मैथ के स्पेशली, वो आपको बहुत मदद करेंगे। और तीसरा, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो असिस्टेंट कमांडेंट का भी जो आपका पेपर होता है, आप उसको भी सॉल्व करके जाओ, क्योंकि जिस तरीके से 2023 का जो पेपर आया, मानते हैं कि वो अलग ग्रह से आया, बट ये नहीं कह सकते कि फ्यूचर में नहीं आएगा। बिल्कुल। तो एक मन का जो डर है वो हमेशा बना रहेगा, लेकिन उसकी तैयारी को आप बेहतर इन सोर्सेस को फॉलो करके कर सकते हैं। ठीक है, और ये सर ध्यान मैं रखिए एक आप। बात ऐड करूंगा, आप एक काम कीजिएगा, एक नंबर सिस्टम के जितने भी पीवाईक्यू हैं 2014 से लेके 2024 तक, हम्म, एक इसकी पूरी एक प्लेलिस्ट बना के ना, हम्म, मैं तो ये कहूंगा सबके लिए अवेलेबल करवाइए, यूट्यूब पर डलवाइए, तो वो थोड़ा सबके लिए काम में आएगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। नंबर सिस्टम इज द की ऑफ द सक्सेस। तो बाकी और चीजें सीखते रहेंगे लोग, एक ये चीजें करना एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते अच्छा रहेगा। मैं इस पे पूरा कोशिश करूंगा यहाँ पर कि अगले 1 महीने के अंदर में ये वीडियो आ जाए। क्वेश्चंस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं, सारी चीज़ें, बट हाँ, ये मेरा आपके पॉडकास्ट में मेरा वादा है कि 14 से लेकर के 24 तक 10 साल के पूरे यूपीएससी के क्वेश्चंस के नंबर सिस्टम नंबर पे सिस्टम स्पेशली एक यूनिक वीडियो आएगी यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। कुछ सवाल हम आपके इंटरव्यू से पूछते हैं। लोगों को बड़ी फैंटेसी होती है कि यार इंटरव्यू होता है वहाँ पे, तो कितने लोग आते हैं, बोर्ड मेंबर्स कितने होते हैं, क्या होता है, तो थोड़ा आप एम्बियंस बताओ, पूरा माहौल यूपीएससी के इंटरव्यू का। देखिए, वो एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। हम्म, यूपीएससी की तैयारी करने का एक मोटिवेशन ही ये होता है कि यूपीएससी वॉल पे एक फोटो खींचना। हाँ, मैं भी उन्हीं विद्यार्थियों में से एक था जो लिखे बैठा था अपनी, मैं डायरी लेखन मेरी हॉबी है, तो मैं उसमें लिखा था ये जो है कि बस एक बार यूपीएससी वॉल पे खड़े होकर फोटो लेना है। तो ये चीज़ पूरी हुई जिस दिन यूपीएससी इंटरव्यू देने पहुंचा। देखिए, बाहर तक चीज़ें बहुत बेटर रहती है, जब तक आप फोटो खिंचवा रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ होते हैं। हाँ, मेरे दोस्त मेरे साथ गए उस टाइम हाँ, पे, मम्मी पापा को बुलाना था, पर वही था कि वो 500 किलोमीटर से आते और इतना कुछ परेशान होते। मैंने कहा नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे मित्र साथ में है। तो मेरी पूरी मित्र मंडली साथ में गई, क्योंकि सबको ये लगता है कि चलिए मित्र का इंटरव्यू है, हाँ, साथ में दिलाने जाते हैं। आप अंदर पहुंचते हैं, पहले आपकी 1-2 जगह चेकिंग होगी, आपका सामान रखवा लिया जाएगा, आपको फिर एक हॉल में बिठाया जाएगा। वो हॉल बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी। अच्छा इसलिए कि देखिए, आपको सारी व्यवस्थाएं खाने पीने से लेकर सब कुछ बढ़िया यूपीएससी लेवल की चीजें आपको मिलेंगी, आपको वैसा ट्रीटमेंट होगा। आपको एक अच्छी चेयर पे आपको एक ग्रुप में बिठा दिया जाएगा, जिस बोर्ड का भी आपका इंटरव्यू होगा उस बोर्ड को ग्रुप में बिठा दिया जाएगा। वहां पर आप न्यूज़पेपर अवेलेबल होंगे, वहां पर मैगजीन्स अवेलेबल होंगी, आप आराम से पढ़ सकते हैं अगर आपको तब भी लग रहा है कि कोई चीज छूटी हो, क्योंकि हर विद्यार्थी को लगता है कि उसकी चीजें पूरी नहीं हुई है। नहीं हुई है। उसके बाद आप बैठ के अपनी वेट करते हैं कि कब आपका टर्न आ रहा है। आपका जैसे ही टर्न आएगा, एक उनका कर्मचारी आएगा, वो आपको यूपीएससी के लिए तैयार करेगा कि आपका इंटरव्यू है सर, आपको चलना है। आपकी एक बार और चेकिंग होगी कि कोई मेटल या फिर ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कि आप वो सारी चीज़ें आपकी चेकिंग वगैरह होके फिर आप जाएंगे सीधा, और आप उस भवन में वापस नहीं लौट पाएंगे, आपका सामान पहले ही रखवा दिया जाएगा वहां पर बाहर। अब जो कर्मचारी है वो आपको अंदर लेके जाएगा, आपको सीट पे बिठा देगा। मैं वास्तविकता बता रहा हूँ, वो सीट हॉट सीट से कम नहीं होती। आप बाहर अपना वेट कर रहे होते हैं, आपको पता है कि आपके जीवन भर की तैयारी, आपके माता पिता का संघर्ष, आपका संघर्ष, उस सीट पे बैठ के आपको सब दिखता है। मैं उस सीट पे बैठा, इस बार सोच रहा था, चल रहा होता है मन में। बिल्कुल, मैं उस टाइम पे बैठ के सोच रहा था कि क्या होगा, कहीं फिर से तो नहीं तैयारी कर। सवाल और हालात 2 अलग अलग पहलू होते हैं। बिल्कुल, उस समय वो मैं बताऊं, उस समय आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत, जो आपके हार्मोन्स होते हैं वो आपको पूरा भर देते हैं अंदर से, आप हेजिटेशन होने लगती है आपको। हालांकि वहां भी आपके अवेलेबल रहेंगे पानी के लिए, पंखा के लिए, सारी चीजें आपको सामने वो लोग बैठे रहेंगे, कोई प्रॉब्लम हो आपके लिए नहीं, पर आपको उस टाइम पे ना अंदर से डर हो रहा होता है। लेकिन वो माहौल क्या था जब आप कमरे में प्रवेश करते हैं? वही
उसके बाद का वही क्या वही सीन होता है शुरू? मैं उस टाइम पर यही सोच रहा था, मैं अपने अंदर बस एक बात लेके गया हम्म। कि अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, हम्म। जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हार हाथों में तुम्हारे है। हाथों में। भगवान को सौंप के मैं एंट्री करी मैंने, हाँ। और मैं पहुंचा, संजय वर्मा जी का वोट था मेरा। हम्म। मैं वहां पहुंचा, वो राउंड टेबल थी, हम्म। कितने लोग थे? वहां पर 5 लोग थे। 5 लोग, कौन तीन कौन से विभाग के लोग जी कैसे? 3 मेंबर थे, मेल और 2 फीमेल मेंबर थी, हम्म। और संजय वर्मा जी सामने बैठे हुए थे। हम्म। मैं अंदर बैठा हूँ, जैसे ही उन्होंने कहा अरे आइए यंग मैन हम्म। बैठिए। हम्म। मैं बैठा, मैंने नमस्ते करी पहले सबसे। हम्म। मैं पहुंचा, मेरा पहला प्रश्न जो कि यूपीएससी में माना जाता है अनएक्सपेक्टेड होते हैं, हम्म। मुझसे पूछा कि दाल खाते हो। मैं चौंक गया, पहले तो मैंने कुछ रिएक्ट करने या ना करने का मुझे मौका नहीं मिला। मैंने कहा जी सर। हाँ। शायद हो सकता है उस टाइम पे लंच होने वाला हो या हो गया हो, जो भी रीजन हो, हाँ। पर मुझसे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि दाल फ्राई, हम्म। दाल मखनी और दाल तड़का, हम्म। ये कैसे अलग है, इनको कैसे अलग अलग बनाते हैं। हम्म। मैं वास्तविकता में सोच रहा हूँ, मेरी हॉबी लिखी है डायरी राइटिंग, हम्म। मुझसे ये पूछा जा रहा है, हम्म। और ये ऐसा ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आप मना भी नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता है ये नहीं चीज, पता है। क्योंकि आप करेंगे तो आपको यही नहीं पता। तो फिर मैंने बताया कि मखनी में आप ऐसा डालते हैं, ऐसा बनाते हैं, दाल तड़का में आप ये प्याज काट के ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं। हम्म। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। तो आज हमारे ऑडियंस को भी दाल मखनी का रेसिपी बताओ एक बिल्कुल बार। बिल्कुल, मैं अब वो चीजें भूल गया हूँ, मैं उसमें क्या ही बताऊँ, वहां भी मैंने हेजिटेशन से बोल दिया था। तो अगर आप जवाब देंगे तो काउंटर आएगा। मैंने जैसे तैसे करके बात संभाली, तो उन्होंने ये बोल दिया कि सांभर में कौन सी दाल होती है। जो सांभर में कौन सी दाल है? अब वो चीज मुझे पता नहीं चला, फिर मुझसे कहने लगे कि नहीं वहां पे चना और ये वाली कोई बताई थी, मैं खुद भूल गया अभी तक कि ये चीज होती है। हम्म। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है सर, मैं आई रिमेम्बर इट, मैंने ये भी हाँ। बोला अच्छा। ऐसे कुछ इंस्टेंट, मतलब ऐसे और कुछ। क्या क्या सवाल थे? कुछ बिल्कुल ऐसा भी सुनते ना कि शर्ट के बटन पूछते हैं बिल्कुल। कि कितने बटन है आपके शर्ट में। कभी ये पूछते हैं यहाँ पर कि ये बताइए आते वक्त में आपने जो दरबान को देखा किस कलर की टाई पहनी। छोटी छोटी चीजें यहाँ पर, जिस गाड़ी से आए ऑटो का नंबर क्या है। तो क्या ऐसे सवाल सच में यूपीएससी में पूछे जाते हैं? देखिए ऐसे सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ डायरेक्ट ऐसा सवाल नहीं पूछते वो। हम्म। पर देखिए उनका ये रहता है कि उन्हें आपकी पर्सनैलिटी चेक करनी है। हम्म। अब आप सोचेंगे ऐसे पर्सनैलिटी इसलिए चेक होगी कि क्या आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप उसमें अवेयर हैं। वो ये तक कई बार लोगों से सुना है मैंने, ये भी पूछा है कि आप यूपीएससी हॉल में बैठे थे, वहां पर कौन सी पेंटिंग टंगी हुई थी। क्यों, बिल्कुल, सीढ़ी कितनी चढ़ के आए? वो चीज नहीं, सीडी वगैरह तो सर मैं ये कहूंगा कि कई बार आपको ऐसे मजाक में कुछ क्वेश्चन पूछ देते हैं, आपसे गाना गवा लेते हैं। अच्छा। मैंने, मेरी 1-2 फ्रेंड्स थी, उनकी सिंगिंग हॉबी थी, तो उन्होंने बताया कि हाँ ये XYZ गाना है, ये गा के बताओ। हाँ। मेरी डायरी राइटिंग, कौन सा गाना गवाया था? और वो जैसे मुझे याद है उसने शायद क्लासिकल म्यूजिक लिखा हुआ था, अच्छा। तो शास्त्रीय संगीत लिखा हुआ है, तो हाँ। डेफिनेटली आपसे पूछा जाएगा। पूछा जाएगा। मेरी हॉबी डायरी राइटिंग थी, हाँ। तो मुझसे सीधे यही प्रश्न आया कि एनी फ्रैंक की डायरी पढ़ी है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम उन्होंने लिखी थी। नहीं मतलब। तो मैंने कहा हाँ सर, क्योंकि मुझे याद थी कि हाँ पढ़ी है। भगत सिंह की जेल डायरी आपने सुनी होगी। हम्म। तो हाँ, तो बताओ उनके बारे में। आपने जो भरा है डेफ में, आप मान के चलिए आपसे ऐसा प्रश्न होने की पूरी संभावना है। हम्म। मैं आपको बताऊं, एक बार साथ में जो जाते जाते मेंबर मुझसे पूछते हैं हम्म। कि आप जो, जैसे कि वो एक राजराज चोल राजा है अपने चोल साम्राज्य के, हाँ। मुझसे कहते हैं कि आप राजराज चोल हैं, हम्म। आप बृहदेश्वर मंदिर में जाते हैं, आप क्या देखते हैं। यार आप सामने वाला ब्लैंक हो जाए कि यार मुझसे ये कैसे क्या पूछ लिया। यूपीएससी इंटरव्यू इज ऑल अबाउट आपको अपनी पर्सनैलिटी में ना नियंत्रण रखना है। मुझसे क्वेश्चन पूछता, मैं हड़बड़ा जाता, मैं हड़बड़ाया नहीं। मैंने कहा सर मैं राजा हूँ, मैं जाता हूँ अपने मंदिर में, पहले मैं मंदिर में अपने जो देव है उनकी आराधना करूंगा, पर मैं मंदिर से अपने राज्य को चलाने का कुछ प्रयास करूंगा। जैसे कि मैं वहां पर बाजार लगवा सकता हूँ। उस टाइम पर टेम्पल इकोनॉमी चलती थी, तो टेम्पल क्या करते थे, लोन देते थे। आप टेम्पल क्या करते थे, शिक्षा चलाते थे। टेम्पल में उस टाइम पर नृत्य गान होता था, जो आप गणिकाएं सुनते होंगे, ये सब कुछ होता था। तो मैंने कहा अगर मैं राजा होता तो मैं ऐसा ऐसा करता। उन्हें बहुत सुकून मिला आंसर से कि हाँ आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो यूपीएससी इंटरव्यू में कुछ बेसिकली भी, यू आर ऑल टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ एंड सारी चीज़ों को लेकर। वो सारी चीजें, तो अच्छा लगा कि हाँ यार, एक डिफरेंट सेंस में बातें हो रही हैं, यही अलग डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं और काफ़ी पॉजिटिव हैं। तो कुछ भी हो सकता है। और अब मैं तो ये कहूंगा कि आप तैयार कितने रहिए। देर का ऐसे इंटरव्यू चला आपका? देखिए मेरा चला था 29 मिनट। 29 मिनट। हाँ 20 मिनट से ऊपर के इंटरव्यू को काफ़ी बेहतर माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आपका इंटरव्यू जितना लंबा है, यानी और वो इंटरेस्टेड थे आपके सवालों में, मतलब नहीं तो जल्दी बोल देते कि ठीक है सर हो गया। हाँ वही। और मैं तो ये कहता हूँ कि वहां पर सबको मौका मिलता है अपनी बात रखने का। आपको घबराना नहीं है यूपीएससी इंटरव्यू से कि वो वहां का है। मैं यूपी पीसीएस के इंटरव्यू की एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। मैं पहुंचा हूँ, और जब मैं जा रहा था अपना एंड करके, उनका लास्ट क्वेश्चन था क्यों बेटा जिंदगी जहर है ना, कुछ मजा नहीं होता जिंदगी में।
वो वास्तविकता में आपके अंदर चेक करना चाहते हैं कि कहीं आप डिमोटिवेटेड तो नहीं हो, तुम टूट तो नहीं गए हो यहाँ पे। हाँ यार, किसी ने दुखते वक्त पे हाथ रख दिया तो दुख बता दो। वही, आप 2-3 साल आपने तैयारी कर ली और आपसे पूछे क्यों बेटा जिंदगी तो बेकार है। हाँ, तो मैंने उनसे यही कहा था सर कि ये देखने का परिप्रेक्ष्य है। हाँ, आप बुद्ध के नजरिए से देखेंगे तो आपको लग सकता है कि जिंदगी बहुत दुखमय है, पर आप अजात शत्रु की नजर से देखेंगे या आप ऐसे कोई विजेता या सिकंदर की दृष्टि से देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, जीवन जीतने का नाम है। जीतने का नाम। आप जितना मेहनत करेंगे, आप संघर्षरत रहेंगे, आप जीत सकते हैं। हम्म। तो वो चीज होती है। तो ऐसे कुछ देखने के नजरिए के ऊपर में है, कोई ऐसे बुद्ध कुछ- बनना चाहता है या कोई सिकंदर बनना चाहता बिल्कुल, है। वो सब यही रहता है। ये बताइए मुझे यहाँ पर कि यूपीएससी में कितने लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और वो इंटरव्यू कितने दिनों तक चलता है? देखिए, यूपीएससी में इंटरव्यूज 3 फेज में होते हैं और जो सामान्यतः हिंदी मीडियम वालों का पहले फेज में हो जाता है। तो इसमें अराउंड 2.5 गुना जो लोग होते हैं वो बुलाए जाते हैं। जैसे इस बार अराउंड 1000 सीट थी तो अराउंड 2500 लोगों को बुलाया गया था। तो इस तरह से इसमें फिर जब कट ऑफ बनती है तो आपके 1000 लोग फाइनल सेलेक्ट हो जाते हैं। जो 1500 लोग होते हैं अनफॉर्चुनेटली वहां तक आके वो बाहर चले जाते हैं। बाहर कितने दिनों तक ये इंटरव्यू चलता है? ये अराउंड चलता है 3 महीने का पीरियड रहता है। तीनों फेज में 1-1 महीने इंटरव्यू चलता है और वो और एक दिन में कितने इंटरव्यू होते हैं यूपीएससी में? देखिए, एक दिन में बोर्ड बटे होते हैं। जिस दिन 4 बोर्ड बैठते हैं, एक बोर्ड में 6 इंटरव्यू होते हैं। तो उस दिन अराउंड 24 लोग होते हैं। दोनों दिन को मतलब एक सुबह टाइम होता है, एक शाम को टाइम होता है। तो एवरेज 50 to 52 स्टूडेंट्स होते हैं जिनका एक दिन में इंटरव्यू पूरा होता है। पॉसिबल हो जाता है। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। जब यूपीएससी का परिणाम आया और वहां पर आपका रैंक 413 था तो उस समय कैसा अनुभव हो रहा था आपको? देखिए, वो पल बहुत मोमेंट, तो वो जो होते हैं उनको आप बयान नहीं कर सकते एक तो शब्दों में। और उसमें ये रहता है कि बरसों का संघर्ष जब आपसे टकराता है, वो पीडीएफ में नाम जब आता है तो आप वास्तव में भूल जाते हैं बहुत सारी चीजें। आपको कुछ याद नहीं रहता है, बस ये दिखता है कि इज इट पॉसिबल। रिजल्ट किसने देखा था मतलब? रिजल्ट मैं खुद मंदिर में ही बैठा था उस टाइम पे। कौन से मंदिर? मैं हनुमान जी के मंदिर में बैठा था। कनॉट प्लेस दिल्ली वाले? नहीं, मैं अपने घर पे। अच्छा, घर पे। हमारे यहाँ मैं उसकी भी एक छोटी सी जर्नी है। जब यूपीपीसीएस का रिजल्ट आना था, फाइनल परिणाम आना था 22 जनवरी 2024, जिस दिन राम जी की स्थापना हुई थी, उसी दिन वो रिजल्ट आना था। और उस दिन मेरा अंतिम परिणाम मुझे मिला नहीं था। शायद भगवान नहीं चाहते थे कि मैं कुछ स्टेट पीसीएस में बनूं। तो मैंने उनसे यही बोला था, भगवान आज 22 जनवरी तब था और आज 22 अप्रैल है, तो आज उस पीडीएफ में मेरा नाम होना चाहिए। तो जब मैंने खोला वो नाम और जब मुझे अपना नाम दिखा और रैंक दिखी और वो सारी चीजें की, तो मैंने ईश्वर का इतना धन्यवाद किया। क्योंकि वास्तव में मैं आपको बताऊं कि आप सब कुछ कर लेते हैं, आपका एक समय का वेट होता है और जिस दिन वो आपका संघर्ष को एक पहचान मिलती है, वो सिर्फ आपकी नहीं होती, उस रिजल्ट में आपके परिवार की, आपके दोस्तों की, आपके हर उस व्यक्ति की जो आपसे जुड़ा है, वो सीना ठोक के कहता है कि नहीं, आज हमारा भाई ये है। तो सबसे पहले रिजल्ट का आपने किसको बताया? मैंने अपने चाचा को बताया। अच्छा। जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी थी कि मुझे कुछ बनना है। और दूसरा मैंने अपनी माँ को फोन किया। एक मेरा सवाल है कि आप कह रहे थे कि रिजल्ट वाले दिन आप मंदिर में बैठे हुए थे जी, यानी आप आध्यात्मिक बहुत हैं। तो एक विद्यार्थी को कितना आध्यात्मिक होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। देखिए, आध्यात्मिक होने की एक सीमा है। विद्यार्थी को उतना ही आध्यात्मिक होना चाहिए जितना उसको मोटिवेशन और एक चुनौतियों से बाहर निकलने के लिए, एक अपने आप को हिम्मत बनाए रखने के लिए, इतना उसको आध्यात्मिक जरूर होना चाहिए। पर जिस दिन वो अपनी आध्यात्मिकता को अपनी मेहनत से जोड़ लेगा कि वो सब सोच लेगा कि नहीं अब तो सब कुछ भगवान के हवाले है, वहां से आध्यात्मिकता आपकी चुनौती बन जाएगी। लेकिन आज के समय दो तरह के पहलू हैं। एक मैं अगर बात करूं जेनजी की, जी, जो आज के जेनजी हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है नहीं। उनके लिए एक फैशन हो गया केदारनाथ जाना, वो भक्ति के लिए नहीं जाते हैं। उनके लिए एक फैशन है यहाँ पर जा करके वहाँ रील बनाना, वीडियो बनाना। उनके लिए एक फैशन है वैष्णो देवी जा करके रील बनाना, ठीक है। और एक आध्यात्मिक बच्चा वो भी है जिसको कहीं जाना नहीं है, लेकिन एक फोटो है उसके घर में, कमरे में, उसकी वो पूजा करता है, भगवान से सबकी सुख दुख कहता है और अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। किस तरह का आध्यात्म जरूरी है तैयारी के लिए? डेफिनेटली दूसरे नंबर वाला जो आपने बताया। देखिए, आप ईश्वर मानने वाली चीज है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आपको एटलीस्ट जब आप अपने बहुत खराब फेज में भी होते हैं ना, आपको उम्मीद बनी रहती है कि नहीं ईश्वर, मैंने मेहनत करी थी और मुझे तो अपना परिणाम चाहिए। एक ही व्यक्ति है जिनसे आप लड़ सकते हैं अपने परिणाम के लिए। आप एसएससी से, यूपीएससी से लड़ नहीं सकते कि मेरा नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं हुआ। ईश्वर आपके होते हैं, आप उनसे कह सकते हैं भगवान मैंने झगड़ सकते हैं आप उनसे कि मैंने इतनी मेहनत करी थी, मेरी चीजें कहाँ है। भले ही कोई कितना भी कह ले। मैं गीता को बहुत मानता हूँ, वो हमेशा कहती है फल की इच्छा मत करो। मैं उनकी एक लाइन को बहुत मानता हूँ कि कर्म करो, फल की इच्छा थोड़ी बहुत आती है आपके अंदर। तो उस टाइम पर ना गीता यही सिखाती है कि आप हिम्मत रखो,
कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने मेहनत करी आपको परिणाम ना मिला हो। और ये उदाहरण हूं मैं और मेरे जैसे कई लोग जो ये बताते हैं कि आप मेहनत करेंगे, आज नहीं तो कल आपका रिजल्ट तो आने वाला है, कैसे भी आएगा। तो क्या आज आप अपने आप को सफल मानते हैं? अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है आपकी नज़रों में? देखिए, बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। इवन मैं कहता हूं कि मैं उनमें से व्यक्तियों में से हूं जो रोज सीखना चाहता है। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता। आज मुझे आईपीएस अलॉट हो सकती है तो फिर आईएएस का सपना रहेगा, आईएएस मिल जाता तो फिर आगे कि मैं जिस पोस्ट में जाता हूं उसका रहेगा, जिस कैडर में जाता हूं वहां कैसे काम करना है। और ये इस चीज के अलावा एक और रहता है कि आप डे टू डे एक्टिविटी में कैसे परफॉर्म करते हैं। आईएएस आईपीएस तो छोड़िए, मुझे लगता है आप कोई सी भी पद पे है ना, आप उस पद पे आप कैसे बेहतर उस पद को बना सकते हैं, आपके माध्यम से वो पद कैसे बेहतर बन सकता है। जिस दिन आपकी ये इच्छा रहेगी उस दिन प्रशासन भी सुधारेगा, अपने आप सुधरेंगे और जीवन भी सुधरेगा। इंसान से पद है या पद से इंसान है? मुझे तो लगता है इंसान अच्छा होगा तो पद ज्यादा बेहतर होगा। कभी भी पद छोटा भी हो, हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो पुलिस आप हायरार्की में देख लीजिए, कई बार जो कांस्टेबल लेवल के जो लोग होते हैं वो ज्यादा मेडल ले जाते हैं, और जो कई बार आईपीएस होते हैं और बड़ी लेवल पर होते हैं उन पर कई सारे भ्रष्टाचारी के चार्ज आप देख सकते हैं। तो दोनों ही चीजें हैं कि लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो है कि अगर हम कहीं पर जा रहे हैं तो हमें हमारी पहचान हमारे पद से मिलती है। देखिए सर, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब मैं कुछ नहीं था मेरे लोगों में इतना विश्वास था कि विवेक करेगा। और आप जितने भी छात्र देख रहे हैं या फिर जो भी लोग देखेंगे, अगर आपको खुद में और आपके लोगों का आप में विश्वास रहेगा तो आप जरूर बनेंगे। परिणाम मैं कहता हूं आज कोई बड़ी बात नहीं थी मेरा चयन ना होता, मुझे इंटरव्यू में ठीक मार्क्स मिल गए, मैं अंदर आ गया। पर क्या वो चीज मेरी अंदर की जो मेरी क्षमता है क्या मुझे वो प्रभावित कर पाती? कभी नहीं कर पाती। अगर मैं आज ये नहीं बनता तो मैं पीसीएस करता, पीसीएस नहीं बनता मैं दरोगा बन के अपना काम हाँ, मेरा वो भी सवाल है, अगर आप आईएएस नहीं होते तो आप क्या होते? वही मैं बता रहा हूँ कि मैं मास्टर बन के भी खुश रहने वाला इंसान हूँ। मैंने बीएड करी है, मैंने यूजीसी नेट लेकिन असिस्टेंट बड़े कॉमन आंसर होते हैं यूपीएससी इंटरव्यू में जब पूछते हैं चलिए आप अगर आईएएस नहीं बने तो आप क्या करोगे? 12वीं फेल मूवी में भी यही दिखाया गया है, तो उनका भी सेम आंसर होता है कि सर मैं बच्चों को पढ़ा रहा होता और ये बताता है कि नकल नहीं करनी। तो ये देखिए, मैंने उनसे प्रेरणा नहीं ली, मैंने तो अंदर से निकला है। तो ये चीज बताती है कि ये चीज रियल है। हाँ। कि आप कहीं कुछ भी हो, वैसे तो सपना है कि कुछ बड़ा करना है, पर बड़ा करने के लिए बड़ा पद होने के साथ साथ बड़ा करने के लिए बड़ा कद भी होना चाहिए। तो कद बड़ा रखिए, पद आज नहीं तो कल बड़ा तो मिल ही जाएगा। आप कद अपने नजरों में बड़ा रखिए, अपने स्वाभिमान से बड़ा रखिए, अपनी मेहनत से बड़ा रखिए, और आप अपने लोगों में बड़े रहिए, लोगों में बड़े रहिए। आप लोग देखिए, आपको क्रिटिसाइज करने वाले, आपको परेशान करने वाले, आपको ये बताने वाले कि आप नहीं कर पाएंगे। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। मेरे आस पड़ोस के लोग ये कहने लगे थे उसको कुछ हो गया है, वो मुझसे वो बात नहीं करता है, वो अपना चला जाता है, सुनता नहीं है, शायद कुछ हो गया है। तो अब उनको कौन बताए कि यार मैं संघर्ष कर रहा हूँ। हाँ। इस संघर्ष की जर्नी तुम नहीं समझ सकते, नहीं समझ सकते। मेरी पीड़ा, मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरे ताने तुम नहीं समझ पाओगे। और देखिए, वो ताने ही बनाते हैं आपको। आज वही लोग आज इतने खुश हैं, आज वही लोगों के लिए मैं बहुत कुछ हूँ। मुझे भी सुकून मिलता है कि ठीक है, आपके अगर प्रतिद्वंदी, आपके अगर विरोधी आपसे खुश है तो यानी आपने इतना अच्छा काम करके दिखाया है कि आज उन्हें भी सुकून मिल रहा है कि नहीं हमारे यहाँ का है। कहते हैं यहाँ पर कि आपकी तरक्की उस दिन हो जाएगी, समझ लो जिस दिन दुश्मनों की महफिल में आपकी चर्चा हो रही है। बिल्कुल, डेफिनेट। तो तरक्की आपकी हो चुकी है, आप ये मान करके बिल्कुल, और जारी है, जारी रखना है। ठीक है, इतना ही मेरा अंदर। कुछ मेरे रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं, फिर हम रैपिड फायर क्वेश्चंस के बाद में आपके लबासना के भी सफर को तय करेंगे, और उसके बाद में हम एसएससी वाले जो बच्चे हैं यहाँ पर वो यूपीएससी की तैयारी कैसे करें वो करेंगे। रैपिड फायर का एक नियम है, सवाल एक लाइन में होना चाहिए और सटीक होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, सोचने का वक्त नहीं रहेगा। विल ट्राई। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा सवाल है कि प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू सबसे ज्यादा डर किससे लगा? मेरे लिए प्रीलिम्स। प्रीलिम्स क्यों? एक्चुअल में प्रीलिम्स के लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है, वो उतनी जल्दी मैं डेवलप नहीं कर पाया, क्योंकि ऑप्शंस में कंफ्यूजन होना, माइनस मार्किंग में ज्यादा गलत हो जाना, और एक चीज वो होती है ना कि कई बार आप जो लगाते हो कंफ्यूजन होती है कि यार दो में से एक लगाऊंगा सही होगा, और बाद में लगाते नहीं यार ये लगा दे रहा हूँ, वो गलत हो जाता है। एक हमेशा ने खेल बहुत खेला आपके साथ, वो चीज वो थोड़ा साथ नहीं दे, इसलिए प्रीलिम्स का। आपकी पसंदीदा किताब कौन सी है? मेरी पसंदीदा किताब 12th फेल। 12th फेल, वो उपन्यास मुझे बहुत बेटर लगा, बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू में पूछा गया कोई कैसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन? इंटरव्यू का वो ही कि जीवन जहर है आपके लिए, शायद उसी ने मेरे नंबर बहुत काफी अच्छे खिंचवाए थे, जो मैंने कहा था कि नहीं, जीवन वो है जो आप देखते हैं। देखने का नजरिया क्या है? सबसे पहला मतलब आपका ट्रैवल डेस्टिनेशन फेवरेट जो आप अभी जाना चाहेंगे? जाना चाहूंगा
ऑब्वियस सी बात है, जो आपने बताया था केदारनाथ हाँ, वो मेरा भी है। हालांकि मेरी भक्ति दोनों तरफ से, पर एक रहा है उस मूवी के बाद आने से कि हाँ, केदारनाथ की चीजें बदली हैं, तो मैं चाहूंगा केदारनाथ जाने का मौका मिले। केदारनाथ जाने का। शादी कहाँ करना चाहेंगे आप, इंडिया में या बाहर? देखिए, ये चीज तो अभी नहीं सोची, अभी तो चीजें बहुत बाकी है, ये हम्म। तो बात की चीजें हैं। क्या आप आगे राजनीति में कभी जाने का सोचेंगे? देखिए, मुझे सेवा करनी है अपने लोगों की, हम्म। और राजनीति 5 साल की होगी, हम्म। और ये बनकर मैं, मेरे पर ना तो कोई दबाव रहेगा किसी भी तरह का कि मुझे अपनी पार्टी का काम करना है, या फिर मुझे कोई चीज, दो चीजें संभालनी है, कहीं समझौता करना है, नहीं। हम्म। सिर्फ एक काम, लोगों की सेवा, जो विभाग मिले, जो कैडर मिले और जो पोस्ट मिले। एक ऐसी किताब जो हमारे बच्चों को आप रेकमेंड करें जो उनके जीवन बदल दे। डार्क हॉर्स, जो नीलोत्पल मृणाल जी की है, वो बुक मैंने हम्म। पहली बार पढ़ी थी, हम्म। जब उसमें ये बता रखा था कि अंतिम में व्यक्ति हारता रहता है, हम्म। और आपको ये मान के चलिए कि आप अगर अंतिम तक हार रहे हैं तो अंत हमेशा अच्छा होता है। और ये वास्तविकता में 99% बात सही है कि अगर आपका सही नहीं हुआ है कुछ, तो वो अंत नहीं है। चूंकि आपका माध्यम हिंदी रहा है और साहित्य का भी काफी आपको जानकारी अच्छी है, जी। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुका है अपने जीवन में वहां पर, तो आप अपनी छोटी सी कविता आप एक कह दे उसको, या कुछ ऐसे बयान करें वहां पे जिससे वो थोड़ा मोटिवेट हो पाए, और आगे चल करके आपकी इस कविता को वो सेव कर ले और वो हमेशा उसको सुने। देखिए, मैं वही जो अपनी पंक्तियां कुछ पढ़ता था। लाखों बार गगरियां फूटी सिकन्ना आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल वो ही तट पर, हम्म। और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के जाने से बचपन नहीं मरा करता है। बहुत कुछ भी हो जाए, जब वो एक अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं कि लाखों इसके तारे छूटे, लाखों इसके प्यारे छूटे, पर कब इन तारों के जाने से अंबर शोर मचाता है। हम्म। देखिए, अंबर के तारे टूटते रहते हैं, आपकी असफलताएं आती रहेंगी, आपके संग बुरे फेज भी आते रहेंगे। बुरा फेज किसकी लाइफ में नहीं आता है। मेन बात यह कि आज आप असफल हुए, कल आपने हिम्मत रखी, नहीं मैं दोबारा पढ़ूंगा। हम्म। आप एक्स एग्जाम में फेल हुए, आपने हम्म। नहीं कहा कि मैं बाय एग्जाम पास करके दिखाऊंगा। हम्म। दैट वाज द लाइफ। और ये हम्म। चीज आपको करनी चाहिए। ठीक है, कौन कौन से रैंक आईएएस आईपीएस आईएफएस बनते हैं, मतलब कितने रैंक तक क्या मिल जाता देखिए, वो उसमें डिपेंड करता है कि कई बार वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। है? हम्म। जनरली 100 रैंक के आसपास बन जाते हैं आईएएस, और कुछ उसके पीछे जैसे 250-300 के भी आसपास भी आईपीएस 400 तक भी बन जाते हैं। हम्म। और उसके बाद डिपेंड करेगा कि उसमें आपकी कैटेगरी क्या है, वो सारी चीज़ें भी डिपेंड करेंगी। जितनी कैटेगरी बेटर होगी, जैसे एससी एसटी में आप होंगे तो 800 तक भी बन सकते हैं। और बाकी वैकेंसी आने पर डिपेंड करते हैं। कई बार हम्म। आपको कैडर वगैरह हुआ तो कई बार किसी कैडर में 0 वैकेंसी, जैसे इस बार एमपी कैडर में 0 है, तो हम्म। कई बार आपकी रैंक 1 भी होगी तो भी आपको होम कैडर नहीं मिलेगा। और कई बार आपकी रैंक 400 होगी, 500 होगी, और उस कैटेगरी में उस स्टेट में इनसाइडर की वैकेंसी आई होंगी तो आपको मिल जाएंगी। इट्स ऑल अबाउट आपकी उस पीडीएफ में आने के बाद लक फैक्टर आना शुरू हो जाता है कि आपको अब कब लवासना जाना है, या कब आपको सौंपना जाना है, कब आपको नागपुर कस्टम्स में जाना है। हम्म। सब कुछ यही। एक मेरा बड़ा कॉमन सा सवाल है यहाँ पे, जो कि अमूमन हर कोई पूछता है, ज्यादा पावर किसके पास है, आईएएस और आईपीएस? देखिए, आईएएस की पावर का कोई, मैं कहता हूँ, तुलना नहीं है। हम्म। आप उसके अलावा कोई भी विभाग में जाएंगे, आपको एक विभाग संभालना है। हम्म। आईएएस के पास आपको एक प्रशासनिक अधिकारी आप ये हैं कि आपको हर विभाग में जाके काम करना है, हर विभाग को बेहतर करना है। हालांकि आप पुलिस विभाग या फिर कस्टम्स में जो आईआरएस रहेगा, या फिर रेलवे में जो भी रहेगी, आप जिस सर्विस में जाएंगे उस सर्विस के आप बॉस होंगे, ग्रुप ए अधिकारी आप रहेंगे। आपके अंदर बी सी डी, और या फिर जितने भी पूरा जो वर्क है वो काम कर रहा होगा। बेहतर यही होगा कि आपको जो विभाग मिले उस विभाग को बेहतर बनाइए, चाहे आपको आईएएस मिले, आईपीएस मिले, आईआरएस मिले। लेकिन फिर भी सवाल वहीं, पावर ज्यादा किसके पास देखिए, है? ये मेरा नहीं, ये मैंने लोगों का आमतौर पर सवाल डेफिनेटली मैं उसको ओपनली कह सकता हूँ, आईएएस की पावर है, बहुत बेहतर होती है। है। पर वही कि पावर किसमें ज्यादा है, से बेहतर है कि उस पावर का यूज कौन ने ज्यादा किया है। हम्म। आज देश में, आज यूपीएससी में भी आप देखिए, आईआरएस मेंबर हैं, आईआरएमएस मेंबर हैं यूपीएससी में, आईएफएस मेंबर हैं। आज कोई बात नहीं करता इंडियन फॉरेन सर्विस की, पर आपने देखा होगा भी विक्रम मिश्री जी, जब भारत पाकिस्तान की जो युद्ध चल रहा था, वो रोज आके अपना ब्रीफ देते थे। सामने देते थे, ब्रीफ दे वो रहे थे। आईएफएस अधिकारी है। लेकिन इसको उतना पॉपुलर किया नहीं गया, इसमें कमी किसकी है? देखिए, रील वायरल होना और एंट्री की वीडियोस होना, ये सब चीजें आईएएस को बना देती हैं बाहर। पर वास्तविकता में मैं आपको बताऊं, हर विभाग के जो अधिकारी हैं हाँ। वो अपना बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। आईएफएस पोस्ट क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, आईएफएस होती है 2 तरह की। एक तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होती है, जो ऑल इंडिया सर्विस है, वो वन विभाग के अधिकारियों के लिए होती है, उनका अलग यूपीएससी में एग्जाम होता है।
यूपीएससी के थ्रू जो ये सिविल सर्विस में रिकमेंड होते हैं वो इंडियन फॉरेन सर्विस होती है। विदेश मंत्रालय। जी। इसकी एक सबसे अच्छी बात बताऊं या फिर बुरी भी, कि आपको एक बार अलॉट हो गई तो आपको दोबारा एग्जाम नहीं दे पाएंगे आप। एक बार अलॉट होगी, सिर्फ उसके बाद वही आपको जीवन भर रहेगी। इसकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है और क्या वो हमारे हाथ में है? नहीं, इसकी पोस्टिंग तो आपको दो जगह होगी। एक तो जो यहाँ की एम्बेसीज हैं उनमें अधिकारी बन के रहेंगे, और दूसरा आप राजदूत बन के दूसरे देश। अलग अलग देशों में जाते रहेंगे। तो जी। वो कैसे पता चलेगा? क्या आप जिस कंट्री को आप चूज करते हैं आप वहां जाते हैं या जहां सरकार भेजती नहीं नहीं नहीं, ये तो ट्रांसफर है। आप खुद के ट्रांसफर आप चूज नहीं करते हैं। आपको जो भी, पहले तो आप असिस्टेंट रहेंगे है? जो भी अपनी मिनिस्ट्री है उसमें, और फिर यहाँ पर आप जो लोकल लेवल, यहाँ पर जो एम्बेसीज हैं यहाँ पर आप काम देखेंगे। उसके बाद आपको फिर जब आप थोड़े सीनियर हो जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में तो जैसे कोई मतलब एशियन कंट्रीज मिलेंगी। जब आप बहुत बेटर चले जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर दो तरीके से आपकी करियर ग्रोथ होगी। या तो आप अपनी किसी ना किसी कंट्री में राजदूत होंगे, या फिर जैसे अभी आप देखते हैं सचिव और जो अपने अंडर सेक्रेटरी और जो अलग अलग सेक्रेटरी है, इस लेवल पे आप। अगर आप आईएफएस ऑफिसर बनते हैं और अगर आपको विदेश पोस्टिंग मिलती है तो सबसे पहले कौन सी कंट्री को चूज करेंगे आप? मतलब अपने तरफ से आपको ऑफर दे दिया जाए कि आपको चूज करना है तो कौन सी कंट्री जाना चाहेंगे? देखिए, मैं उन व्यक्तियों में से हूँ जो थोड़ा चैलेंज पसंद करते हैं। हम्म इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस हैं वह अपनी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में है। हम्म तो एक डिप्लोमेट का काम होता है कि आप कैसे दो कंट्रीज़ के रिश्तों को संभाल सकते हैं। आपको वहाँ पर जोश में आने की ज़रूरत नहीं होती है कि सारी चीज़ें ताकत से ही आपको सॉल्व करनी है। एक सॉफ्ट पावर एक जो होती है जो इंडिया की है, तो मैं चूज़ करूँगा चाइना जाना, कि कुछ अपने रिश्ते सुधरें, कुछ जो कमियां हैं अपनी बॉर्डरिंग इशूज़ की वो बेटर हों। क्या रिश्ता सुधारना जरूरी है या कई बार उनकी भाषा में जवाब देना जरूरी है? देखिए, डिपेंड करता है। आप उनकी भाषा में जवाब भी दे सकते हैं जब युद्ध काल चल रहा हो। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमने जो जवाब दिया वो पूरी दुनिया ने देखा। और जब बात शांति काल की चल रही हो, कुछ ऐसे देशों जहां में हमें संबंध बेटर करना है, जहां से हमें टेक्नोलॉजीज अपनी बेटर करनी है, तो आप यूएस से आप या फिर कोई भी जो फॉरेन कंट्रीज हैं उनसे आप उस भाषा में काम करना पड़ता है आपको, कि आपको चीजें सीखनी है और आपको अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करके दुनिया को दिखाना है कि भारत क्या है। भारत की जो ताकत हमेशा से रही है कि उसकी सांस्कृतिक विविधता रही है। आज दुनिया में नमस्ते चल रहा है, कहीं भी देखेंगे आप। और साथ में अब आपने बिल्कुल ठीक कहा, हार्ड पावर भी चल रहा है। दुनिया देख रही है भारत आज कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है। तो डेफिनेटली, पर दोनों में संतुलन की जरूरत होती है जब आप एक ऑफिसर होते हैं। बाहर बैठकर बोलना बहुत अलग चीज है, कि आप देखिए बाहर आप भावनाओं से भरे होते हैं, और जब आप अधिकारी होते हैं तो आपका काम भावनाओं से नहीं चलता है। तो वो थोड़ा ध्यान रखना है। अगर आप अपने हिसाब से ऑर्डर देना चाहें, जो कि 4 पद हैं आपके पास में, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस और आईआरएस हो गया आपका, रेवेन्यू सर्विस, तो इसमें आप किस तरीके से रैंकिंग देंगे उनको 5 पदों को? देखिए, किसी भी पद को रैंकिंग देना, आज मैं सिलेक्ट हो चुका हूं तो उसके बाद तो वैसे भी उचित नहीं है। पर फिर भी जो एक सामान्य लोग भरते हैं, जो सामान्य जनरल प्रेफरेंस अगर मैं बात करूं, तो आईएएस को पहली प्रेफरेंस दी जाती है, आईएफएस को दूसरी प्रेफरेंस दी जाती है। और आईएफएस को दूसरी प्रेफरेंस इसलिए भी दी जाती है क्योंकि कई बार लड़कियां वो थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती हैं पुलिस सर्विस से। हालांकि बिल्कुल आज बहुत आगे ज्यादा चूज कर रही हैं लड़कियां आईपीएस को, तो ये बहुत बेटर भी है। पर कुछ होते हैं जिन्हें डिप्लोमेट्स ही बनना है, तो उस डिप्लोमेसी के लिए वो जरूरी भी है। जितने अच्छे डिप्लोमेट्स होंगे भारत का नाम दुनिया में उतना बेटर जाएगा। तो आज आईएफएस को दूसरी प्रेफरेंस भी रखा जाता है। तीसरे नंबर पर आईपीएस हो गया, चौथे नंबर पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस हो गया, और 5वें नंबर पर भारतीय फॉरेन सर्विस और रेल मैनेजमेंट। अच्छा, रेल मैनेजमेंट। जी, आईआरएमएस। ये जो 4-5 सर्विस हैं, ये बहुत टॉप पर रखी जाती है आजकल। फिर आईआरएस उसके बाद में रेवेन्यू सर्विस हो गया। ठीक है, एक चीज मेरा और सवाल है कि इनकी ट्रेनिंग्स कहाँ कहाँ पे होती है? देखिए, इन सबकी ट्रेनिंग्स अलग अलग है। जैसे कि पहले हम सबको, जितने भी लोग सिलेक्ट होंगे सबको लबासना मसूरी बुलाया जाएगा, चाहे आईएएस हो आईपीएस हो, सबको। अच्छा। कोई सी भी आप ग्रुप ए की सर्विस हो। यहाँ पर ध्यान रखना है, डानेक्स और डानेप्स नहीं जाते हैं। ये डानेक्स होती है दिल्ली अंडमान निकोबार सर्विस, जो कि यूपीएससी ही सिलेक्ट करती है, जो ग्रुप बी की पोस्ट होती है, जिनसे एचडीएम और डीएसपी बनते हैं। इन्हें छोड़ के ग्रुप ए के सारे अधिकारी लबासना बुलाए जाएंगे, जो 100 इस बार फाउंडेशन कोर्स है उसमें 3 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। इसके बाद जो आईएएस रहेंगे उनकी मसूरी में वहीं रुक जाएंगे। आईपीएस होंगे वो स्वप्ना में चले जाएंगे हैदराबाद में, सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी। आईआरएस रहेंगे वो 2 भागों में बढ़ जाएंगे। जो कस्टम्स वाले होंगे वो पाल समुद्रम, उनकी बदल गई है, पहले फरीदाबाद होती थी, वहां चले जाएंगे। इनकम टैक्स वाले नागपुर चले जाएंगे। और जो अपनी फॉरेन सर्विस हुई वो तो यहीं पर अब दिल्ली में विदेश मंत्रालय की सुषमा स्वराज एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, वहाँ होती है उनकी ट्रेनिंग। और रेलवे मैनेजमेंट की बड़ोदरा, गुजरात और लखनऊ में।
और अलग अलग फिर जो एकेडमी आपको मिलेंगी वो अलग अलग होगी आपके। चूंकि लबासना के काफ़ी सारे लोग रील देखते हैं और अपने कमरे में चिपका करके भी रखते हैं लबासना, ठीक है, तो क्या है लबासना में, क्यों जाना है लोगों को लबासना? देखिए लबासना है लाल बहादुर शास्त्री जो नेशनल नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन। एकेडमी, वो आपको वास्तविकता में उसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। हम्म वो आपको एक फाउंडेशन तैयार करती है कि आपको अधिकारी तो बनाया जा रहा है पर आपको साथ में सिविल सेवक बनाया जा रहा है। हम्म आप कहीं ऐसा ना सोचने लगे कि आप कहीं वो एक अंग्रेजी राज के ही आप एक अधिकारी ना बने। हम्म एक ऐसा व्यक्ति बनाना आपको वहां सिखाया जाता है। हम्म आप वहाँ सब कुछ सीखते हैं। आपको वहां पर हर तरह की एक्टिविटी होती है, हम्म खेल कूद से लेकर हॉर्स राइडिंग से लेकर आपकी क्लासेस से लेकर विजिट से लेकर आप फील्ड विजिट करते हैं, सब कुछ कराया जाता है उस फाउंडेशन। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है वहाँ पे? ये होती है 90 दिन की अराउंड। 90 दिन? जी, उस 90 दिन में आपको वहाँ पे एक और चीज, वहाँ पे सारी सर्विसेज को साथ में रखा जाता है कि सारे लोग एक हैं, सारे ग्रुप एक ही अधिकारी वहां पर रहेंगे और सबके अपने हॉस्टल्स होंगे। वहाँ की चीजें, चूंकि मसूरी खुद अपने आप में बहुत बड़ी जगह है, वहां पर आपकी बर्फबारी की फोटोज आप देखते होंगे, आप लवासना की आपको जो हॉस्टल्स हैं उनकी फोटोज आप देखते हो। मतलब आपने जीवन में जितना संघर्ष किया है वहां पर जाकर के वो सारी मौज मस्ती सारी चीजें पूरी होती है वही वही कि हाँ कभी हम हिल स्टेशन जाएंगे, फिर अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा फ्रेंडशिप मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे वहां पर, तो वो सारा पूरा वहाँ पे मतलब। भारत की सांस्कृतिक जो विविधता है उसका ख्याल रखा जाता है। वहां पर देखिए आप, जैसे वहां पर भारत दर्शन होता है पूरा, तो आपको पूरा इंडिया घुमाया जाएगा। वहां पर जो डांस प्रोग्राम होते हैं, तो मैं आज जैसे हूँ, मैं साउथ की चीज कर रहा हूँ, कोई नॉर्थ वाला होगा साउथ करेगा, साउथ वाला होगा नॉर्थ के कपड़े पहनेगा। ऐसा एक माहौल बनाया जाता है कि पूरा भारत एक है। तो क्या आप एक्साइटेड हैं लवासना जाने? डेफिनेटली, और वो सपना होता है। और मेरी किस्मत से इस बार 100वां फाउंडेशन कोर्स है, तो 100 फाउंडेशन कोर्स में लवासना थोड़ा आना स्पेशल होगा। वो चीज़ बहुत बेटर लगी कि हाँ। और सबका मन होता है एक बार आने का। तो मुझे वो उनका एक टैगलाइन है, सीलम परम भूषणम। हाँ। सील जो आपका चरित्र है वही सबसे बड़ा आभूषण है। तो उस फोटो तक पहुंचना ही बहुत बड़ी बात है। तो एक सपने का साकार होने जैसा। कई ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे हैं जो सेलेक्ट हुए मेरे, मैंने उनको देखा है वहाँ पे। कई ऐसे दोस्त भी हैं जो पहले तैयारी करके सेलेक्ट हुए, मैंने उन्हें भी देखा है कि अक्सर जो यहाँ की जोड़ियाँ होती हैं वहाँ जाते जाते ख़त्म हो जाती है और वहाँ नई जोड़ी बन जाती है। इसके पीछे की साइकोलॉजी या रीज़न क्या है? देखिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हाँ, कुछ मित्रता ऐसी होती है जो बहुत लंबी चलती है। हाँ, कुछ कलीग्स होते हैं, आप कलीग्स को मित्र नहीं मान सकते। नहीं, मैं कलीग्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली एक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। जहाँ पर अगर मैं देखूँ, मैंने अभी हाल फिलहाल ही देखा कि यूपीएससी में जो लबासना होता है, मतलब आप जब वहाँ ट्रेनिंग में जा रहे हैं, काफ़ी दिन तक आप वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या होता है कि लोग वहीं पर अपने फ्यूचर को लेकर के सिक्योर हो जाते हैं। शायद होम कैडर एक रीज़न हो सकता है कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों सेम कैडर, मतलब अगर मानो सेम में रहें तो कैडर होम कैडर मिल जाए, तो रीज़न क्या है? देखिए ये 2-3 तरह की बात है। एक तो ये कैडर का सुनते हैं कि आप अगर, चूंकि आपको अगर अपने कैडर में या फिर जिस पसंदीदा कैडर में वापस आना है, तो ऑल इंडिया लेवल पर चूंकि आपकी पोस्टिंग एक बार हो जाती है तो आप वैसे तो बदल नहीं सकते। शादी की मात्र ऑप्शन होती है। बाकी आप डेपुटेशन पे जाते हैं पर वो दिल्ली आपको बुला लिया जाता है। बाकी शादी का ऑप्शन ये है कि आप कर सकते हैं, ये चीज़ ये रहती है। पर दूसरा एक चीज़ ये रहता है कि आप देखिए रिलेशनशिप की ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ कमिटमेंट जो होती हैं लोग पूरा करते हैं, कमिटमेंट पूरा करके निभाते भी हैं, तो उन्हें तो इस चीज़ से मतलब नहीं होता है। दूसरा एक ही रहता है कि आप जब वेल सेटल्ड हो जाते हैं, आपने नौकरी वगैरह कर ली है, आपके घर परिवार से रहेगा कि भाई शादी वगैरह का ये चीज़ देखो, तो वो एक आपके अंदर भी रहता है कि हाँ ठीक है, अब आप सफल हो ही चुके हैं, अब आपको आगे काम करना है, तो क्यों ना किसी का साथ मिले। साथ में कोई का साथ मिलता है तो आप कार्य बेटर तरीके से कर सकते हैं। पर इसमें मुझे लगता है ये चीज़ सोचना नहीं चाहिए कि वो साथ में ऐसे हैं इसलिए यूपीएससी फाइट हो गया इसलिए कर रहे हैं। कई बार मैंने देखे हैं कुछ कमिटमेंट्स जो सिलेक्शन के पहले भी थे और वो लोग पूरा करके भी दिखाते हैं। और दोनों तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ शादी में जरूर आना जैसे बदला भी दिखाने का काम करते हैं, तो कुछ 12वीं फेल जैसे लोग इंतजार भी पूरा भी करते करके हैं, पूरा बिल्कुल। करके भी दिखाते हैं। दोनों तरह कमिटमेंट्स के पूरे उदाहरण होते हैं, आपके पास है। टूटते भी हैं, पूरे भी होते हैं। हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भावनाएं हैं, Definitely। हर तरह के रिश्ते हैं। ये वो तो आपके ऊपर में आप आपके कैसे ऊपर निभाते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक कोई सा भी रिश्ता हो जो आपके सिलेक्शन के पहले का हो या बाद का हो, आप पर डिपेंड करता है कि आपने उस रिश्ते को कितना दिया। ये भी एक बच्चों के ऊपर बड़ा प्रेशर होता है, मैंने देखा है कि सर तैयारी तो कर रहे हैं यहाँ पे, डर ये भी होता है अगर उसका पहले हो गया तो पता चला कि सर लबासना में जाते जाते बातें बदल जाती हैं। ये मैंने अक्सर कई एस्पिरेंट्स के मुंह से सुना है, जी इसलिए मैंने ये सवाल आपसे नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो आपका रहेगा हाँ। वो आपका रहेगा, और जिसे आपसे दूर जाना होगा उसके पास हजारों रीजन होंगे। क्योंकि आपकी असफलता में जो व्यक्ति आपके साथ खड़ा होगा ना, ऐसा व्यक्ति ढूंढना ही मुश्किल है। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन है
तो उसको संभाल कर रखिए। हम्म, और क्योंकि वो सफलता रहेगी या असफलता रहेगी, वो आपके पास जरूर रहेगा। और जिस दिन आप सफल हो जाएं तो फिर आपका दायित्व है कि उस व्यक्ति को नहीं भूलना है जो जिसने आपकी सफलता में बेहतर योगदान दिया। और एक चीज और कि अगर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है तो ढूंढने के लिए परेशान नहीं होना है। आप अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति मिलते लेकिन वो एक बड़ी फेमस लाइन है वहां पे कि संघर्ष जो होता है वो गर्लफ्रेंड के पाले में आता है और कामयाबी जो होता है वो बीवी के पाले में आता है। हाँ ठीक है, कुछ हद तक ठीक हो सकती है। बाकी आज मैं तो कहूंगा कि ये टाइम जो है वह है कि आपको, अगर किसी ने आपको मदद करी है, हाँ। उसको आपको लौटाना चाहिए। चाहे वो लड़का हो आप या लड़की हो, कोई भी हो, अगर आपके कोई संघर्ष में साथी रहा है और अगर आपने ये चीज सोची है कि आगे चीजें करेंगे बेटर, तो ठीक है। और ना हो तो आपको, आज समझदारी का दौर है, आज हर व्यक्ति समझदार है। और आज हमें ना एक चीज झेलना आना चाहिए, वो होता है कि किसी ने आपको इग्नोर कर दिया, डिच कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो उस चीज को आप झेलना सीखिए। देखिए जीवन वैसा नहीं चलता जैसा आप चाहते हैं। ये प्रेम प्रसंग और ये सारी चीजें होती रहती हैं। पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, उस पर बेहतर करिए, तो वो मुझे लगता है आपकी प्रेमिका बहुत बेटर रहेगी अगर आपकी प्रेमिका किताब बनेगी। बहुत बढ़िया। कुछ सवाल हमारे एसएससी वाले अभ्यर्थियों के लिए है कि जैसे अगर कोई एसएससी का बच्चा यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है, ठीक है, जाहिर सी बात है कि पेपर देने के बाद में सिलेक्शन के बाद ही वो चाहेगा वहाँ पे। कुछ ऐसे भी होते हैं जो ड्रॉप करके फिर तैयारी करने की सोचते हैं, तो दोनों बच्चों के लिए क्या सलाह है आपकी, कैसे उन्हें तैयारी करनी चाहिए? देखिए मैं एक दो बात कहूंगा एसएससी वालों के लिए। देखिए आप तो, एक तो मैथ्स आपके और इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो अगर आपको पहले तो मीडियम चुनने में थोड़ा सा वाइज यूज रहे हैं कि आपको इंग्लिश मीडियम में कंफर्टेबल है, वो चुन लीजिए। ना हो तो हिंदी माध्यम चुनिए। दूसरा रहेगा अपना ऑप्शनल। तो अगर आपका मैथ्स इतना अच्छा है तो आप मैथ्स को ऑप्शनल ले सकते हैं, पर वहां का ऑप्शनल और यहाँ का एसएससी का मैथ्स दोनों डिफरेंट रहेंगे। एक बार सिलेबस जरूर देखें। तीसरी बात आती है तैयारी की। तो जैसा मैंने पहले बताया था, एनसीईआरटी एंड हिंदू न्यूज़पेपर या फिर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ब्रांड है ये, इनको करिए। 50% तैयारी आपके हाथ में होगी। चौथा, एसएससी वाले विद्यार्थियों का क्या रहता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर एक भटकाव बहुत है। एसएससी में भटकाव इसलिए कि अगर आप मैथ्स और इंग्लिश कर लेते हैं तो आप भारत का कोई भी एग्जाम दे लेते हैं। मेरे जो भी मित्र रहते हैं या फिर जो भी गांव के लोग की वो कहते हैं, तो मैं तो उन्हें कह देता हूँ कि आप एसएससी की तैयारी करिए, क्योंकि आप एक बार वो तैयारी कर लेंगे ना तो आप भारत का बैंकिंग हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, आप हर एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो उस चक्कर में क्या है कि फिर आप फोकस नहीं हो पाएंगे अगर आप यूपीएससी के सोचेंगे। आपने कौन कौन सी परीक्षाएं दी थी ऐसे? देखिए मैंने तो जब यूपीएससी की तैयारी शुरुआत करी थी तो ये सोचा था केवल यूपीएससी करूंगा और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन लेके कहीं बैठेंगे आराम से। पर जीवन जैसा आप सोचते हैं जीवन वैसा नहीं चलता है। जीवन वैसा चलता है जैसा होना होता है। आप सोच के आते हैं कि आप इतना बड़ा करेंगे, इतना कुछ अच्छा करेंगे, पर वैसा नहीं हो पाता है कई बार। तो मेरे संग भी यही हुआ, जब यूपीएससी नहीं हुई तो सोचा कि बैकअप करूं कुछ, तो मैंने एमए करी, फिर ओपन से ही इग्नू से मैंने एमए करी, यूजीसी नेट वगैरह किया कि एटलीस्ट कहीं कुछ नहीं तो हिस्ट्री में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊंगा। बाद में जब लगा कि नहीं इसमें भी संकट के बादल दिख रहे हैं तो फिर मैंने बीएड करी, तो कि चलो कहीं ना कहीं मास्टर बन जाऊंगा एट द एंड। तो वो भी 2 साल चलती रही बीएड। यूपी पीसीएस, एमपीपीएससी, असिस्टेंट कमांडेंट, इन लेवल के एग्जाम्स भी दिए, वहाँ भी सफलता अंततः नहीं मिली। तो फिर चूंकि गांव में 2 जॉब रहती हैं बहुत चर्चित, एक हो गई सब इंस्पेक्टर की और एक हो गई पटवारी की। तो वो पटवारी का था कि ठीक है एट द एंड लेखपाल बन जाएंगे। लेखपाल का एग्जाम दिया, वहाँ भी मेरी वेटिंग आई। तो वो बहुत दुखी वाला मोमेंट था मेरे पूरे परिवार के लिए कि एट द एंड लेखपाल तो बनना चाहिए था। तो वो भी नहीं हुआ। तो एट द एंड हिम्मत नहीं हारी, ये रहा कि ठीक है साथ में दिल्ली जाते हैं, अपना चुपचाप तैयारी करते रहेंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। साथ में और वनडे एग्जाम भी देते रहे, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी देता रहा कि चलो यहीं के यहीं दिल्ली में कुछ पता ही नहीं चलेगा। मतलब एक आईएएस की तैयारी करने वाला विद्यार्थी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर दे रहा है? बिल्कुल। वो क्या कारण था? बिल्कुल इसलिए वो कांस्टेबल का पेपर देने का ये रीजन था कि चलो एमपी का कांस्टेबल देता तो वहां पता चल जाता लोगों को कि अरे यहाँ जॉब कर रहा है। सोचा कि यहीं दिल्ली का दे लूं, यहीं पर अगर कहीं लग गई तो जुगाड़ एट द एंड ये हो जाएगा, अपने खाने पीने का खर्चा चलता रहेगा। क्योंकि देखिए इस दौर में, तैयारी के दौर में, मैं खुद बेरोजगार रहा हूँ 3-4 साल। देखिए घर वालों से पैसे लेना एक बहुत दुख होता है कि कैसे वो आपको पैसे भेजते हैं। आपको सेल्फ एम्प्लॉयड होना पड़ता है। और चूंकि घर वालों का दायित्व वो करते भी हैं, पर आप पर भी एक पीयर प्रेशर रहता है कि आप कब तक करेंगे। तो जब जब जो पेपर फेल करे उस पेपर में एक हिम्मत बांधी रखी कि नहीं विवेक तू बड़े चीज करने के लिए बना है, और आज नहीं तो कल यूपीएससी का सपना देखा है, वहां पहुंचना है और रैंक लानी है। वो चीज 22 अप्रैल 2025 को पूरी हुई, तो वो सुकून मिला उससे।
चलिए बहुत बढ़िया विवेक। ऐसे मैंने लाइफ में बहुत सारे पॉडकास्ट लिए हैं, बहुत बच्चों के लिए हैं, लेकिन जितने बेबाकी के साथ और जितने सरल तरीके से आपने बच्चों को उत्तर दिए, जो एक बड़े भाई का आपने भाव प्रकट किया कि हाँ, आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी सिलेक्शंस हो सकते हैं, आप कामयाब इंसान बन सकते हैं। और जिस जेन्युइननेस के साथ में आपने सारे बातों को बताया कि आप ये कर सकते हैं, जैसे चाहे वो आरटीआई की बात हो या फिर आध्यात्म की बात हो या फिर यहाँ पर एक पद होने पर और ना होने पर उसकी बात हो, चाहे रिलेशनशिप की बात हो, दोस्ती यारी की बात हो या पढ़ाई की बात हो, मुझे लगता है कि ये आपने वो अनमोल शिक्षा दी है, एक अनमोल यहाँ पर जो है सीख दी है बच्चों को, जो शायद किसी किताबों में ढूंढने से नहीं मिलती, जो शायद कभी कोई टीचर अपनी क्लास में बात नहीं करता, जो शायद कभी फ्रेंड्स में ये बातें नहीं होती। लेकिन आज इस 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो के माध्यम से बच्चों को वो सारी जानकारी मिली जो उनके मन में कभी संदेह होता था। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ में जुड़े। एक छोटा सा बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कुछ हमारे बच्चों को सक्सेसफुल टिप्स दें कि सक्सेस के टिप्स क्या क्या हैं, कैसे वो फॉलो करके वो आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि रूटीन हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मेडिटेशन, मोटिवेशन, ये सारी चीज़ें, ताकि वो उसको जोड़ करके अपने लाइफ में वो आगे बढ़ पाए। देखिए, पहले तो मैं यही कहूँगा सभी विद्यार्थियों को कि यार लगे रहना, एक तो हिम्मत नहीं हारनी है। सबसे बड़ी कमी यही होती है कि हम हिम्मत हार जाते हैं एक दो असफलताओं के बाद। स्पेशली लड़कियों या लड़कियां दोनों हो, सबके परिवार का प्रेशर रहता है, वो नहीं करना है। रूटीन का मैं ये कहूंगा, मैं उन विद्यार्थियों में से था जिन्होंने रोज टाइम टेबल बनाया और रोज शाम को फाड़ दिया, क्योंकि पूरा कभी नहीं होता था। और मैं तो कहता हूँ वास्तविकता में अगर आपका टाइम टेबल पूरा हो जा रहा है तो यानी आपने बहुत कमजोर बनाया है उसको। मैंने उसको अच्छा खासा बनाया था, उसमें मैं जितना हो सकता था मेहनत का उसमें इनपुट होता मैं देता था, पूरा हो जाता था, पर 70-80% मेरा पूरा होता था। पर इतना था कि जब मैं शाम को बेड पे जाता था उस दिन सुकून रहता था कि ठीक है यार, मैंने आज अपना कार्य पूरा कर लिया है। इतना आपके अंदर होना चाहिए कि आपकी मेहनत इतनी हो जिस दिन आप शाम को बेड पे जाएं और आप अपने आप से दुखी ना हो। पर जिस दिन नहीं पढ़ता था उस दिन दुखी होता था मैं कि यार मैंने क्यों नहीं पढ़ पाया। देखिए, आप तैयारी की उस दौर में हैं और आप ये जो इस टाइम का दौर सोशल मीडिया का है, आप घूमते फिरते भी हैं, मौज मस्ती करते हैं, रिलेशनशिप्स, लव अफेयर, ये सारी चीजें होती हैं, दोस्ती यारी, घूमना फिरना, लद्दाख की ट्रिप हो रही है, सब चीजें होती हैं ये। पर क्या उस वजह से आपकी पढ़ाई इफेक्ट हुई? जिस दिन जब आप हाँ आ जाए उस दिन आपको इस सब चीजों से कट ऑफ कर लेना चाहिए। कोई किसी भी चीज की मैं कहता हूं कि जरूरत नहीं है जब तक आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपको अगर कोई चीज आपके लक्ष्य से दूर कर रही है तो आपको उससे दूर जाना चाहिए। हाँ, बस किताबी कीड़ा नहीं बनना है, मित्र इतने होने चाहिए कि आप जिस दिन एटलीस्ट डिमोटिवेट हो कोई तो आपके साथ खड़ा हो, क्योंकि आप इतने कट ऑफ हो गए कि आपके साथ कोई बचा ही नहीं। वो बहुत बेकार चीज रहेगी कि आपके पास कुछ ऐसे मित्र तैयार करो, कुछ ऐसे रिश्ते तैयार करो और कुछ ऐसे लोग तैयार करो अपने जीवन में कि जो किसी भी समय आपके साथ खड़े रहें। मेरे जो मित्र जो आज आए भी थे मेरे साथ, वो मेरे साथ सफलता के आज दिख रही है, पर वो असफलता के साथ भी खड़े हुए थे कि ठीक है, कोई एग्जाम फेल किया, अरे नहीं भाई तेरा हो जाएगा। ऐसे दोस्त चाहिए जो ये कहें तेरा हो जाएगा, तो आप डेफिनेटली आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होंगे। और एक चीज और याद रखिएगा सारे लोग, कि अपने माता पिता की आंखों में वो सम्मान देखना जो वो आपके लिए देखना चाहते थे, और जिस दिन वो देखते हैं कि हाँ मेरे बेटे ने कर दिया, उस दिन उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। ये जो सम्मान होता है वो बहुत बड़ा है। जॉब छोटी है, सम्मान बहुत बड़ा है। बड़े सपने देखेंगे, डेफिनेटली कह रहा हूं किसी ना किसी जॉब में आप पालेंगे, क्योंकि देखिए आज आईएएस आईपीएस उस लेवल तक मैं जा चुका हूं, यूपीएससी क्वालिफाइड कर लिया, पर फिर भी हर जॉब की मुझे अहमियत पता है। जिस दिन परिवार में एक सरकारी जॉब जाती है, चाहे वो मास्टरी की जाए, रेलवे जाए, पुलिस जाए, उस दिन वो परिवार जितना खुश होता है ना, शायद मुझे लगता है अपने बर्थ के बाद दूसरा सबसे बड़ी चीज होती है जीवन में नौकरी। आपको नौकरी जिस दिन मिलती है ना, आपकी जीवन की आधे कष्ट तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। जिस दिन आप एम्प्लॉयड होंगे उस दिन आपके आधे परेशानियां, आधी चीजें खत्म हो चुकी हैं। उसके बाद वास्तविक संघर्ष शुरू हुआ कि कैसे उस नौकरी को संभालो और आपको जो भी पद मिले ना वो आपसे सुशोभित हो, ये आप पे जिम्मेदारी रहेगी। बहुत 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 शानदार तरीके से आपने सारी बातें बताई। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके आगे उज्जवल भविष्य के लिए कि आप बहुत आगे बढ़ें और ऐसे ही देश सेवा करें, लोगों की सेवा करें यहाँ पर, और हमारे बच्चों को ऐसे ही जो है वो टिप्स देते रहें। बहुत जल्द एक दूसरी मुलाकात भी होगी आपसे, जहाँ पर जो आज के सवाल हमारे रह गए, ठीक है, या बच्चों के जो इस कमेंट में यहाँ पर सवाल आएंगे, हम उसके ऊपर में एक और चर्चा ज़रूर करेंगे। जी ठीक है, मेरी तरफ से पूरी शुभकामनाएं हैं। बाकी बच्चों देखिए, आप लोगों के लिए एक ही बात कहेंगे यहाँ पर कि मेरा सिंपल सा एक उद्देश्य है, एक मेरा सब्जेक्ट है गणित है जो मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, वो मेरा एक दायरा अलग है जिससे मुझे आपको शिक्षित करना है गणित के विषय में।
और दूसरा मेरी कोशिश यहाँ पर ये होती है कि जीवन में इसके अलावा भी बहुत कुछ है, जैसे कि वैल्यू को ऐड करना, सोच को बढ़ाना, जानकारी रखना, वो सारी की सारी चीज़ें हम ऐसे ही पॉडकास्ट के माध्यम से आपके लिए करते रहेंगे। तो पूरी तरीके से आप हर तरह का लाभ उठाइए, अपने जीवन में आगे बढ़िए, कामयाब बनिए, अपना लक्ष्य एक रखिए और उसको भेदिए। समय बहुत कम है आपके पास में, ये मान करके चलिए। प्रॉपर डिसिप्लिन रखिए और उसको फॉलो करते रहिए। वहाँ पर यकीन मानिए जो आपने सोचा है वो पूरा हो करके रहेगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर होगा, ये मैं आपसे कहता हूँ। पसंद आई हो पॉडकास्ट तो मेरे भाई इसको लाइक और वीडियो को हर जगह पर शेयर ज़रूर करना, और मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए आपसे यहीं पर विदा लेंगे, इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।